हेलो एवरीवन, दिस इज आरती एंड वेलकम टू माय क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 की एनसीईआरटी बुक एन एलियन हैंड। दो बुक्स हैं 7 क्लास में, एन एलियन हैंड और हनीकॉम्ब। आज हम एन एलियन हैंड कवर करेंगे। 6 क्लास की एनसीईआरटी की दो बुक्स हमने ऑलरेडी कवर कर ली हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। फर्स्ट चैप्टर है इस बुक का। अच्छा, ये बुक के जो ऑथर हैं वो हैं जयंत नर्लिकर। ये पूरी बुक जयंत नर्लिकर ने लिखी है, इसलिए जो सारे चैप्टर्स हैं वो उन्हीं की स्टोरीज हैं। इसमें ओनली चैप्टर्स हैं, पोएम्स इसमें नहीं है, ओनली प्रोज वर्क है। इसी तरीके से एनसीईआरटी की बुक्स होती हैं, एक बुक में चैप्टर और पोएम्स दोनों होती हैं और एक बुक में ओनली स्टोरीज होती हैं। बच्चे की मॉरल डेवलपमेंट को एनहांस करने के लिए ये बुक्स लगाई जाती हैं। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर है द टाइनी टीचर। वंस अपॉन अ टाइम, एक सेकेंड। Once upon a time, there lived countless tiny creatures on the earth whom we often ignore, the ants. एक समय की बात है कि अर्थ पर बहुत सारे टाइनी क्रिएचर्स रहते थे, whom we often ignore, the ants, जिनको हम इग्नोर करते रहते हैं और उनको बोलते हैं चींटियां, the ants. They are so small that we hardly notice them. वो इतनी छोटी होती हैं कि हम उनको हार्डली नोटिस करते हैं। कौन नोटिस करता है? एंट्स को कोई भी नोटिस नहीं करता, उनके ऊपर चढ़ जाते हैं, कुचल जाते हैं, उनको ऑब्जर्व नहीं करते हम। बट इफ वी स्टॉप फॉर अ while and observe, we realize that these little insects are among the most hardworking, disciplined and intelligent creatures living on this planet. लेकिन अगर हम थोड़ी देर के लिए रुकें और ये रियलाइज करें कि ये जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स हैं जो धरती पर हैं, वो सबसे ज्यादा हार्डवर्किंग, सबसे ज्यादा डिसिप्लिन और इंटेलिजेंट क्रिएचर हैं इस प्लेनेट के। दे लिव इन ब्यूटिफुली स्ट्रक्चर्ड हाउसेज कॉल्ड एंथिल्स। ये एक ब्यूटीफुली स्ट्रक्चर्ड हाउस में रहते हैं जिनको एंथिल्स बोलते हैं। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि एंट का जो घर है उसको क्या बोलते हैं, एंथिल्स बोलते हैं। विच हैव मेनी टाइनी रूम्स एंड पैसेजेस, जिसमें बहुत छोटे छोटे कमरे होते हैं और पैसेजेस होते हैं। पैसेज यानी निकलने की जो जगह होती है कमरों के आगे। सम रूम्स आर यूज्ड एज नर्सरीज फॉर देयर यंग वंस। कुछ रूम नर्सरीज की तरह यूज होते हैं। नर्सरी क्या होती है? जहाँ छोटे बच्चे की देखभाल की जाती है, छोटे बच्चों को जहाँ रखा जाता है, ठीक है, उनको खिलाया पिलाया सुलाया वगैरह जाता है, उसको बोलते हैं नर्सरी। सम आर स्टोर रूम्स फॉर फूड, कुछ फूड के स्टोर रूम्स हैं। एंड सम सर्व एज रेस्टिंग चैम्बर्स फॉर द क्वीन एंड सोल्जर आंट्स। और कुछ रेस्टिंग चैम्बर्स होते हैं क्वींस के लिए और सोल्जर एंट्स के लिए, ठीक है। ये किसकी बात हो रही है? ये चींटियों के घर की बात हो रही है, ठीक है। चींटियों के घर के बारे में हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं कि चींटियों के घर में क्या क्या होता है और चींटियां मतलब जो एंट्स होती हैं वो कितना हार्ड वर्किंग होती हैं और कितनी इंटेलिजेंट और डिसिप्लिन्ड होती हैं। और उनके घर के बारे में हमने ये सब डिस्क्राइब किया। उनके घर का नाम क्या है? एंथिल्स। क्या बोलते हैं? एंट्स के घर को एंथिल्स बोलते हैं। ऑलराइट। द लाइफ ऑफ एंट्स The life of ants is highly organized. There are mainly three kinds of ants: the queen, the soldiers, and the workers. जो ants की जो लाइफ होती है वो हाईली ऑर्गेनाइज्ड होती है, मतलब वो एकदम ऑर्गेनाइज तरीके से रहते हैं। देखा होगा आपने, नोटिस किया होगा। तो जो चींटियां हैं वो चलती भी हैं तो सीधी लाइन में चलती हैं। सीधी लाइन में, ऐसे तो नहीं किधर उधर, एकदम सीधी लाइन में चलती है। तो इससे पता चलता है कि हाउ ऑर्गेनाइज दे आर। तीन तरह की मेनली थ्री काइंड्स ऑफ एंट्स, तीन तरह की होती है मेनली: द क्वीन, द सोल्जर एंड द वर्कर्स। क्वीन होती है, सोल्जर होते हैं और वर्कर्स होती हैं। द क्वीन एंट इज द मदर ऑफ द एंटायर कॉलोनी। जो क्वीन एंट होती है वो पूरी कॉलोनी की क्या होती है? मदर होती है। हर ओनली वर्क इज टू ले एग्स। उसका काम होता है सिर्फ एग्स अंडे देना। वंस द एग्स आर लेड, द वर्कर एंड्स टेक चार्ज। एक बार जब एग्स वो ले कर देती है, अंडे दे देती है, द वर्कर एंड्स टेक चार्ज। जो वर्कर एंट होती हैं, जो काम करती हैं, जो एंट्स, वो अब चार्ज संभाल लेती हैं। दे लुक आफ्टर द एग्स केयरफुली अंटिल दे हैच इनटू स्मॉल ग्रब्स। वो बहुत ध्यान रखती हैं उन अंडों का जब तक वो छोटे ग्रब्स में, जब तक उनमें से छोटी छोटी चींटियों के बच्चे हैं वो निकलते नहीं हैं।
द वर्कर्स फीड, क्लीन एंड प्रोटेक्ट दीज यंग वंस अंटिल दे ग्रो अप। जो वर्कर्स हैं वो उनको खिलाते हैं, फीड करते हैं, यानी उनको साफ करते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं जब तक वो बड़ी चींटियां नहीं हो जाती हैं। आफ्टर अ फ्यू वीक्स द ग्रोन अप एंट्स आर ट्रेन्ड बाय द ओल्डर वर्कर्स। अब कुछ दिन बाद जब वो चींटियां बड़ी हो जाती हैं तो जो ओल्डर वर्कर्स हैं वो उनको ट्रेनिंग देते हैं। दे लर्न हाउ टू कलेक्ट फूड, बिल्ड एंड रिपेयर द एंट हिल। वो लर्न करते हैं कि कैसे फूड को कलेक्ट करते हैं और कैसे एंट हिल बनाते हैं और कैसे एंट हिल को रिपेयर करते हैं। एंट हिल मतलब एंट हिल यानी एंट्स का घर। ठीक है, तो वो उनको खाना कलेक्ट करना क्या क्या सिखाते हैं, क्वेश्चन आ सकता है। एंट्स को क्या क्या सिखाते हैं शुरू में? खाना कलेक्ट करना, एंट हिल बनाना और एंट हिल को रिपेयर करना, एंड प्रोटेक्ट द कॉलोनी, और कॉलोनी को प्रोटेक्ट करना। द सोल्जर एंट्स आर स्ट्रॉन्ग एंड ब्रेव, दे गार्ड द एंट्रेंसेस एंड प्रोटेक्ट एवरीवन। जो सोल्जर एंट्स होती हैं वो कैसी हैं? ब्रेव हैं, स्ट्रॉन्ग है और ब्रेव हैं। वो क्या करती हैं? वो प्रोटेक्ट करती हैं कॉलोनी को। ठीक है, एंट्रेंसेस को प्रोटेक्ट करती हैं। दे प्रोटेक्ट दी एंट्रेंसेस एंड प्रोटेक्ट एवरीवन। जो एंट्रेंसेस को प्रोटेक्ट करती हैं और सभी को प्रोटेक्ट करती हैं, किससे? दुश्मन से। ईच ant knows its duty and perform it sincerely without any supervision और laziness। हर चींटी को अपनी ड्यूटी पता है और अपनी ड्यूटी को वो सिंसियरली यानी एकदम निष्ठा से, श्रद्धा से निभाती हैं। विदाउट एनी सुपरविजन, उनको किसी की देख रेख की जरूरत नहीं कि कोई देखेगा तभी वो करेंगे अपने काम को या वो आलस दिखाएं, ऐसा नहीं है। एंट्स आर ऑल्सो वेरी क्लीन एंड टाइडी। एंट्स बहुत साफ सुथरी और एकदम क्लीन, नीट एंड क्लीन रहती हैं। दे नेवर अलाउ एनी वेस्ट और डर्ट टू रिमेन इन देयर होम्स। अपने घर में ना तो वो कोई डस्ट रखती हैं, ना कोई गंदगी, धूल मिट्टी, कुछ भी वेस्ट मटेरियल कुछ भी रहने नहीं देती हैं। दे कलेक्ट द फूड एंड स्टोर इट केयरफुली फॉर फ्यूचर यूज। वो फूड को कलेक्ट करती हैं और फ्यूचर यूज के लिए बहुत ध्यान से उसको स्टोर कर लेती हैं। स्पेशली फॉर द रेनी सीजन व्हेन दे कैन नॉट गो आउट, और स्पेशली रेनी सीजन के लिए जब वो बाहर नहीं जा सकती हैं। Their unity and cooperation are so perfect that there is never any fight or confusion in the colony। उनकी जो यूनिटी है यानी उनका जो एकता है, एंड कोऑपरेशन, उनका जो साथ में जो वो सहयोग है, इतना परफेक्ट है ना कि वो कभी भी ना लड़ाई करती हैं और ना उनके बीच में कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग, कोई भी कंफ्यूजन होती है। द मोस्ट वंडरफुल थिंग अबाउट देम इज देयर डिसिप्लिन। और उनके बारे में जो सबसे लाजवाब बात क्या है? उनका डिसिप्लिन। दे नेवर डिस्टर्ब ईच अदर्स वर्क एंड ऑलवेज थिंक अबाउट द वेलफेयर ऑफ द होल कम्युनिटी rather देन देयर पर्सनल कंफर्ट। एक दूसरे के काम को वो डिस्टर्ब नहीं करती और पूरी कम्युनिटी के बारे में सोचती है, ना कि सिर्फ अपने बारे में सोचती हैं। ठीक है, अपने बारे में सोचने की बजाय वो पूरी कम्युनिटी के बारे में सोचती हैं। एंड इवन कम्युनिकेट विद ईच अदर थ्रू देयर फीलर्स और एंटीने। वो अपने फीलर्स के थ्रू या एंटीने के थ्रू, एंटीने पता है ना जो उनके यहाँ पर दो ऐसे बने होते हैं, उसको बोलते हैं एंटीने, उसके थ्रू कम्युनिकेट करती हैं। यूजिंग देम लाइक हैंड्स टू टॉक एंड शेयर मैसेजेस। मतलब उनको वैसे यूज करती हैं जैसे हैंड्स टू टॉक और शेयर मैसेज को शेयर करने के लिए। फ्रॉम दीज टाइनी क्रिएचर्स वी ह्यूमंस कैन लर्न ग्रेट लेसन। और इन टाइनी क्रिएचर से हम जो ह्यूमन है वो क्या सीख सकते हैं? और टू वर्क हार्ड, कि हमें हार्ड वर्क करना चाहिए, क्लीन रहना चाहिए, यूनाइटेड, एकता के साथ रहना चाहिए, टू बी सेल्फलेस एंड टू परफॉर्म आवर ड्यूटीज ऑनेस्टली। अपनी जो हमें काम है वो ऑनेस्टली करने चाहिए। द ऑथर कॉल्स द एंट अ टाइनी टीचर बिकॉज, अब ऑथर ने जो इस चैप्टर का नाम है, इसमें तो पूरी एंट्स की डिस्कशन है, तो इसका नाम टाइनी टीचर क्यों रखा है? क्योंकि दो स्मॉल इन साइज, ये साइज में तो बहुत छोटी है। इट टीचेज अस वैल्यूज ग्रेटर देन एनी क्लासरूम लेसन। लेकिन हमें ये वो बातें सिखाती हैं जो शायद कोई क्लासरूम भी नहीं सिखा सकता। छोटे होने के बावजूद हमें इतने बड़े लेसन ये सिखाती हैं। दैट लाइफ बिकम्स मीनिंगफुल ओनली व्हेन वी लिव विद डिसिप्लिन, कोऑपरेशन एंड डेडिकेशन टू आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। लाइफ का मतलब ही तब बनता है जब हम अपनी लाइफ को डिसिप्लिन के साथ, कोऑपरेशन के साथ और डेडिकेशन टू आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज यानी जो भी हमारी जिम्मेदारी है, अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से निभाएं। ट्रू
Truly, these little teachers show how even the smallest beings can live a big and meaningful life. ये जो छोटे क्रिएचर्स हैं, जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स हैं जैसे एंड्स, ये हमें क्या सिखाते हैं कि बेशक से हम कद में, साइज में, फिजिकली छोटे हो सकते हैं, लेकिन तब भी हम एक बिग लाइफ और मीनिंगफुल लाइफ जी सकते हैं। लाइफ बिग कब बनती है? लाइफ बिग बनती है हमारे काम से, हमारी मेहनत से। ठीक है, हमारे साइज से लाइफ बिग नहीं बनती है, हमारे काम से लाइफ बिग बनती है। राइट? तो अगर हमें इससे सीखने को क्या मिलता है कि अगर हम अपनी लाइफ में डिसिप्लिन से रहें, हार्ड वर्क करते रहें और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के प्रति अपना डेडिकेशन दिखाएं, अपनी जिम्मेदारियों को समझें, तो हमारी लाइफ भी बड़ी और मीनिंगफुल कहलाई जाएगी। क्लियर? ये था चैप्टर द टाइमली टीचर। ये सारे जयंत नर्लिकर के हैं क्योंकि ये बुक उन्होंने ही लिखी है, तो सारी स्टोरीज उनकी हैं। तो ये बहुत अच्छा चैप्टर था, बहुत अच्छा इससे मैसेज मिला। कैरेक्टर इसमें एंट है और कुछ भी नहीं है। द टाइनी टीचर इसका नाम है। डिस्कशन इसमें एंट्स के बारे में किया गया और थीम इसकी इसमें हार्ड वर्क, रेजिलियंस और डिसिप्लिन के बारे में बताया गया है। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर इज ब्रिंगिंग अप करी। नेक्स्ट इज ब्रिंगिंग अप करी। करी कौन है? देखते हैं करी कौन है। करी was a 5-month-old baby elephant when he was brought home by a 9-year-old boy who became his caretaker and friend. करी कौन है? करी है 5 महीने का बेबी एलिफेंट, यानी एलिफेंट का बेबी जो कि सिर्फ 5 महीने का है। और उसको घर कौन लेके आ जाता है? एक 9 साल का बच्चा उसको घर लेके आ जाता है। Who became his caretaker and friend? जो 9 साल का बच्चा है वो उस बेबी एलिफेंट का केयरटेकर भी बन जाता है, फ्रेंड भी बनता है। करी was still a child, playful, curious and a bit mischievous, but also full of innocence and affection. जो करी है वो अभी भी एक बच्चा ही है, प्लेफुल है, खेलता है, क्यूरियस है, सब कुछ जानना चाहता है, एंड अ बिट मिस्चीवियस और काफी शरारती भी है, बट ऑल्सो फुल ऑफ इनोसेंस एंड अफेक्शन, लेकिन उसके अंदर बहुत मासूमियत है और सबके लिए बहुत प्यार है। He lived in the narrator's house and was treated with love and care. वो कहाँ रहता है? नरेटर के घर में रहता है, जो स्टोरी सुना रहा है उसके घर में रहता है और उसको सब प्यार देते हैं और सब उसकी देखभाल करते हैं। Every morning the narrator took him to river for a bath. जो हर सुबह को जो नरेटर है वो उसे कहाँ लेके जाता है? एक नदी के पास नहाने के लिए, ठीक है, नहलाने के लिए उसको लेके जाता है। It was not easy task because Curry was so big that even bathing him required scrubbing his back with large pieces of stone and cleaning the mud of his skin. अब ये कोई इजी टास्क तो था नहीं, क्योंकि जो करी है वो बहुत बड़ा है ना भाई। एलिफेंट का बेबी छोटे नहीं होते ना, एलिफेंट के बेबी बहुत बड़े होते हैं, बड़े होते हैं ना एलिफेंट के बेबी। तो करी बहुत बड़ा है, इसीलिए ये इतना इजी टास्क नहीं है उसको नहलाना। उसकी बैक भी साफ करनी पड़ती है बड़े बड़े स्टोन से, और उसकी जो मिट्टी जो उसके ऊपर लगी है वो भी हटानी पड़ती है। तो इसीलिए इट्स नॉट अ इजी टास्क टू मेक हिम बाथ। आफ्टर द बाथ द नरेटर वुड लीड हिम टू द शेड। अब नहाने के बाद नरेटर उसको कहाँ लेके जाता है? शेड में, जहाँ मतलब थोड़ी वो होती है, शेड होती है ना ऊपर जो पड़ी हुई होती है, उसको हम टिन बोलते हैं, वहां लेके जाता है नरेटर उसको। एंड देन कट अ बंडल ऑफ फ्रेश ट्विग्स, और फ्रेश ट्विग्स का बंडल काटता है, ठीक है, एट लीस्ट 40 पाउंड्स डेली, और कम से कम 40 पाउंड्स डेली, बिकॉज करी लव टू ईट सॉफ्ट टेंडर ट्विग्स, क्योंकि करी को सॉफ्ट टेंडर ट्विग्स खाना अच्छा लगता है। The boy had to be careful while cutting the twigs so that he didn't harm the trees unnecessarily. Twigs होते हैं जो unnecessary के जो उसमें पेड़ों में टहनियों के वो निकल के आते हैं ना, टहनियों में से वो उसको बोलते हैं twigs। और जो बच्चा होता है वो उसको बड़े ध्यान से काटता है ताकि unnecessarily वो पेड़ों को हार्म कोई ना पहुंचा दे। करी को वो खाना बहुत अच्छा लगता है। For करी was very sensitive and kind to नेचर। जो करी होता है वो भी बहुत सेंसिटिव और बहुत काइंड होता है नेचर की तरफ।
Once something unforgettable happened. एक बार कुछ ऐसी घटना हुई जिसको भूल नहीं सकते. One day as Curry and narrator were near the river, एक दिन करी और जो नैरेटर है जो कहानी सुना रहे हैं वो नदी के पास थे. Curry began to call out loudly. ट्रम्पेटिंग इन अलार्म. अब करी बहुत जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है. बिगैन टू कॉल आउट, बहुत जोर जोर से बोलना शुरू कर देता है. ट्रम्पेटिंग इन अलार्म, और कैसी आवाज है? ट्रम्पेट की आवाज, जो जो हाथी की साउंड होती है, ट्रम्पेट साउंड होती है ना हाथी की, तो ऐसी साउंड में बहुत जोर जोर से बोलना शुरू कर देता है. द बॉय लुक्ड अराउंड बट सॉ नथिंग. अब बच्चा जो है वो चारों तरफ देखता है लेकिन उसको कुछ समझ में नहीं आता, कुछ नजर ही नहीं आता. Suddenly he realized that a boy from their village had slipped into the river and was drowning. अब suddenly उसको realize होता है कि उसी के गांव का कोई बच्चा वो नदी में गिर गया है और डूब रहा है. Curry with his long trunk reached out. Curry वहां पहुंचता है, उसकी लंबी सूंड होती है, ट्रंक लंबी होती है, वहां पहुंचता है. Lifted the drowning boy gently, और डूबते हुए बच्चे को वो gently उठाता है and saved his life, और उसकी जिंदगी को बचा लेता है. Everyone in the village praised Curry. अब सब उसमें क्या कहते हैं, Everyone in the village praised Curry. सब गांव में उसकी तारीफ करने लगते हैं. His intelligence and bravery, उसकी बहादुरी के लिए, उसकी समझदारी के लिए सब उसकी तारीफ करते हैं. But being a young elephant, Curry also had his naughty moments. लेकिन वो क्योंकि young elephant है, अभी वो baby elephant है, तो वो बहुत शरारती भी है. He loved fruits, especially bananas. उसको fruits बहुत पसंद है, especially banana बहुत पसंद है. One day the narrator was punished by his parents because a whole bunch of bananas had disappeared from the dining table. एक दिन नैरेटर को उसके पेरेंट्स ने बहुत डांटा क्योंकि पूरा का पूरा बंच, बनाना का पूरा गुच्छा डाइनिंग टेबल से गायब हो गया था. द नेक्स्ट डे द सेम थिंग हैपेंड. अगले दिन भी वही चीज हुई. डाइनिंग टेबल पर बंच ऑफ बनानास रखे थे, बहुत सारे केले रखे थे, गायब हो गए. द नैरेटर वॉज कंफ्यूज एंड हार्ट ब्रोकन बिकॉज ही वॉज बींग स्कोल्डेड फॉर समथिंग ही डिडंट डू. अब नैरेटर बहुत कंफ्यूज था और बहुत हार्ट ब्रोकन भी था क्योंकि उसे ऐसी चीजों के लिए डांट पड़ रही थी जो उसने की ही नहीं है. डिटरमाइंड टू फाइंड आउट द ट्रूथ. अब उसको लगा कि मुझे सच का पता लगाना पड़ेगा, ये क्या हो रहा है. He hid behind the dining room one day, and to his surprise, he saw a large trunk slowly stealing bananas through the window. अब वो उसने एक दिन क्या किया, वो डाइनिंग रूम में छिप गया, डाइनिंग टेबल के पीछे छुप गया डाइनिंग रूम में. एंड टू हिज सरप्राइज, और उसने देखा कि विंडो से कोई लंबी सी सूंड आती है, ट्रंक आती है और चुपचाप बनाना को चुरा के ले जाती है. उसने देखा. It was none other than Curry, और वो कौन था? वो था Curry, the naughty elephant, who quietly picked up the bananas and slipped away to eat them behind the house. चुपचाप केलों को उठा के ले जाता था और वहां से निकल जाता था कि केले खाने के लिए. The boy ran after him and caught him red-handed. अब लड़का उसके पीछे पीछे भागा और रंगे हाथों उसको पकड़ लिया. Scolding him like an elder brother, और वो उसको करी को ऐसे डांट रहा था जैसे बड़ा भाई डांटता है. Curry felt ashamed and made a strange noise. अब करी को शर्म आई इस बात पे क्योंकि उसको लगा कि भाई मैंने बनाना चुराए हैं, मुझे डांटा जा रहा है, तो उसको थोड़ा शेम फील हुआ और उसने बहुत अजीब सी आवाज निकाली, ऑलमोस्ट लाइक सेइंग सॉरी, और वो आवाज ऐसी लग रही थी जैसे वो सॉरी बोल रहा हो. That day the boy realized that elephants could be both intelligent and emotional creature. उस दिन बच्चे को रियलाइज हुआ कि जो एलिफेंट है वो इंटेलिजेंट भी होते हैं और इमोशनल क्रिएचर भी होते हैं. Who understood right and wrong when treated with love. अगर प्यार से समझाया जाए तो वो राइट और रॉन्ग के फर्क को भी समझते हैं. With time the narrator began to train Curry to do certain tasks. अब टाइम के साथ साथ जो नैरेटर है वो करी को ट्रेन करने लगे कुछ चीजों के लिए. लाइक पिकिंग अप थिंग्स विद हिज ट्रंक ऑन कमांड. अगर बताया जाए तो अपनी सूंड से किसी चीज को उठाना. पुटिंग देम डाउन, वापस रखना आराम से. हेल्पिंग पीपल, या लोगों की मदद करना. करी लर्न स्लोली बट ही नेवर फॉरगॉट वंस ही अंडरस्टूड समथिंग. करी धीरे धीरे सीखता था लेकिन जो एक बार सीख लेता था उसको भूलता नहीं था. However, he was also a bit sensitive. जबकि वो थोड़ा सेंसिटिव भी था. He if scolded harshly, अगर उसको मतलब ज्यादा जोर से डांट लगा दी जाए, he would sulk or even refuse to eat. या तो वो गुस्सा हो जाता था या फिर मतलब खाने से भी वो मना कर देता था या मुंह फुला के खाता था.
सो द बॉय ट्रेन्ड हिम पेशेंटली, इसलिए बच्चे ने उसको धीरे धीरे ट्रेन किया, एकदम आराम आराम से। नोइंग दैट काइंडनेस वर्क्स बेटर देन एंगर, क्योंकि उस बच्चे को पता था कि जो काइंडनेस होती है, यानी अगर किसी के प्रति अच्छा व्यवहार रखा जाए, दयालु व्यवहार रखा जाए, तो वो गुस्से से ज्यादा जल्दी काम करती है। द बॉन्ड ग्रू डीपर डे बाय डे, और जो उनका बॉन्ड था वो दिन ब दिन स्ट्रॉन्ग होता गया। अनलाइक अनलाइक दैट ऑफ अ ब्रदर एंड अ यंगर सिबलिंग, कैसा उनका बॉन्ड था कि जैसे भाई और छोटे भाई की तरह उनका बॉन्ड था। करी लर्न नॉट ओनली हाउ टू पिक थिंग्स अप टू कैरी लोड्स, बट ऑल्सो हाउ टू अंडरस्टैंड ह्यूमन इमोशन। करी सिर्फ सामान उठाना नहीं सीखा था, सामान उठाना तो उसको आ ही गया था कि चीजों को कैसे उठाना, लोड्स को कैसे कैरी करना है, बल्कि वो ये भी सीख गया था कि कैसे ह्यूमन के, इंसानों के इमोशंस को समझना चाहिए। द स्टोरी ब्यूटीफुली शोज द इंटेलिजेंस, लॉयल्टी एंड इमोशनल डेप्थ ऑफ एनिमल। जो स्टोरी की थीम है वो क्या है, स्टोरी क्या दिखाती है, स्टोरी एनिमल्स की इंटेलिजेंस को, लॉयल्टी को, डेप्थ को दिखाती है, स्पेशली एलिफेंट्स की। इट ऑल्सो शोज हाउ रेजिंग एन एनिमल इज नॉट जस्ट अबाउट फीडिंग इट, बट ऑल्सो अबाउट अंडरस्टैंडिंग एंड केयरिंग फॉर इट विद पेशेंस। ये क्या दिखाता है कि जो एनिमल्स को जो बड़ा करने में सिर्फ उसको फीड करना नहीं आता, कि आपने कोई एनिमल पाल लिया और उसको खाना खिला दो हो गया, नहीं, उनको समझना और उनकी पेशेंस के साथ उनकी देखभाल करना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, लव एंड एसेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, लव के साथ और सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उनकी केयर करना जरूरी है। In the end, the narrator proudly says that though Curry was just a baby elephant, he had taught him more about friendship. नरेटर लास्ट में बोलता है कि बेशक से करी एक बेबी एलिफेंट है, लेकिन उसने हमेशा फ्रेंडशिप से भी ज्यादा उसको समझा है, ट्रस्ट को समझा है उसने, एंड कंपैशन, ह्यूमन के कंपैशन को समझा है, किसी भी ह्यूमन टीचर से अलावा उसने समझा है। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट चैप्टर, द डेजर्ट। ओके, सो डेजर्ट चैप्टर की जो स्टोरी है उसको देख लेते हैं अब। द डेजर्ट ऑफन इमेजिन्ड एज अ वास्ट, लाइफलेस एंड बैरन प्लेस। जो डेजर्ट है उसको हम कैसे इमेजिन करते हैं, वास्ट मतलब बहुत बड़ा, लाइफलेस जिसमें कोई लाइफ नहीं होती, यानी कोई घर नहीं होते, कोई लोग बाग रहते नहीं है, एंड बैरन प्लेस, बैरन यानी बंजर जमीन जिसपे कोई खेती नहीं है, कोई फ्लावर्स नहीं है, कोई ट्रीज नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसा हम इमेजिन करते हैं डेजर्ट को, राइट। इज इन रियलिटी अ यूनिक इकोसिस्टम फुल ऑफ लाइफ एंड सरप्राइजेज। लेकिन जैसा हम इमेजिन करते हैं वैसा है नहीं, क्योंकि वो एक यूनिक इकोसिस्टम है, फुल ऑफ लाइफ एंड सरप्राइज। डेजर्ट में भी रहते हैं, जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो रहते हैं डेजर्ट में भी, और वो उसी डेजर्ट के ही इकोसिस्टम को अडेप्ट भी कर लेते हैं। हमने पढ़ा भी था पिछले 6th क्लास में, एक चैप्टर था ना, हमने पढ़ा था इसके बारे में। अनलाइक द कॉमन बिलीफ दैट नथिंग कैन सर्वाइव इन डेजर्ट, जैसा कॉमनली हम सब क्या विश्वास करते हैं कि डेजर्ट में कोई भी सर्वाइव नहीं कर सकता, लेकिन ऐसा नहीं है। इट इज होम टू मेनी प्लांट्स, एनिमल्स एंड इवन ह्यूमंस हु हैव अडेप्टेड परफेक्टली टू इट्स हार्श कंडीशन। कई प्लांट्स हैं वहां पर, कई एनिमल्स रहते हैं, और कई लोग भी रहते हैं जो उस उतनी हार्श कंडीशंस को अडेप्ट कर लेते हैं, यानी उनको आदत हो जाती है उस इकोसिस्टम में रहने की। Deserts are extremely hot during the day, often scorching under the sun. Deserts generally extremely hot होते हैं, बहुत गर्म होते हैं दिन के समय। जब सूरज निकलता है, सूरज के नीचे उतनी तपता जो रेत है वो तप जाता है, डेजर्ट की जो मिट्टी है वो तप जाती है, एंड वेरी कोल्ड एट नाइट। और वहीं कॉन्ट्रास्ट में रात में बहुत ठंड हो जाती है डेजर्ट में, मेकिंग सर्वाइवल अ चैलेंज फॉर ऑल लिविंग क्रिएचर्स। सभी लिविंग क्रिएचर्स के लिए वहां रहना एक चैलेंज से कम नहीं है, क्योंकि दिन के टाइम जितना वो गर्म होता है उतना ही रात के टाइम डेजर्ट्स ठंडे हो जाते हैं। वाटर इज स्कैर्स, स्कैर्स यानी कमी, वाटर की, पानी की बहुत कमी है, पानी ना के बराबर होता है। सो एवरीथिंग इन द डेजर्ट हैज टू फाइंड वेज टू कंजर्व इट। सो हर चीज डेजर्ट में, हर चीज को कंजर्व करने के लिए हमें तरीके ढूंढने पड़ते हैं। एनिमल्स सच एज कैमल्स, लिजर्ड्स एंड डेजर्ट फॉक्सेस हैव डेवलप्ड स्पेशल वेज टू सर्वाइव।
कैमल जैसे एनिमल्स या लिजर्ड या डेजर्ट फॉक्सेस जैसे जो एनिमल्स हैं, उन्होंने अलग अलग तरीके ढूंढ लिए हैं क्योंकि उनको आदत हो गई है टाइम के साथ वहां रहने की, तो उन्होंने तरीके भी ढूंढ लिए हैं वहां सरवाइव करने के। कैमल स्टोर वाटर इन देयर बॉडीज फॉर लॉन्ग जर्नीज। कैमल अपनी बॉडीज में, यानी जो हम्प होता है कैमल का, वहां वो पानी को स्टोर कर लेते हैं लंबी जर्नीज के लिए। वाइल लिजर्ड्स बरो अंडर द सैंड टू एस्केप द हीट। वहीं जो छिपकलियां हैं, लिजर्ड्स हैं, वो सैंड के नीचे दब जाती हैं, वहीं छिप जाती हैं गर्मी से बचने के लिए। Even the plants like cacti and acacia trees are designed to store water in their stems and leaves. जो plants हैं वो भी इसी तरह से डिजाइन, इसी तरह से बनाए गए हैं कि वो पानी को अपने स्टेम्स में और अपनी लीव्स में स्टोर कर लेते हैं, जैसे कैक्टस जैसे प्लांट है या अकेशिया जैसे प्लांट है वो सब। एंड सम ओनली ग्रो ड्यूरिंग द शॉर्ट रेनी सीजन। और कुछ तभी ग्रो करते हैं, तो कुछ कुछ प्लांट्स उगते ही तब है जब छोटा सा रेनी सीजन आता है। रेनी सीजन वैसे डेजर्ट में आता नहीं, पर छोटे टाइम के लिए, जब भी थोड़े टाइम के लिए बारिश होती है तब वो प्लांट्स ग्रो करते हैं। नेक्स्ट इज द डेजर्ट इज नॉट कंप्लीटली एम्प्टी ऑफ वेजिटेरियन। यानी डेजर्ट में ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी वेजिटेरियन, मतलब बिल्कुल भी जो फसल है, जो पेड़ पौधे हैं या जो प्लांट्स है वो होते ही नहीं है। स्मॉल श्रब्स, ग्रासेस एंड टाइनी फ्लावर्स ब्लूम आफ्टर रेन्स। जो स्मॉल श्रब्स हैं, यानी जो छोटी छोटी झाड़ियां हैं, छोटी मोटी घास हैं और जो छोटे मोटे फूल हैं, वो बारिश के बाद आते हैं, खिलते हैं। एंड मेनी इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स डिपेंड ऑन देम फॉर सर्वाइवल। और बहुत सारे इंसेक्ट्स और बहुत सारे बर्ड्स केवल उन प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं अपने सर्वाइवल के लिए। ह्यूमन लिविंग इन डेजर्ट्स सच एज द बेडोइन्स have also learned to adapt their wear loose clothing to protect against heat. जो लोग, जो इंसान वहां रहते हैं, जैसे बेडोइंस जैसे इंसान जो वहां रहते हैं, वो भी सीख जाते हैं टाइम के साथ, अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं उसी इकोसिस्टम के साथ, जैसे कपड़े ढीले पहनना ताकि गर्मी से अपने आप को बचा सके। डिग वेल्स फॉर वाटर, कुआं खोद लेते हैं पानी के लिए। एंड ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंसेज ऑन कैमल्स टू फाइंड फूड एंड रिसोर्सेज। और कैमल्स पर बैठकर लंबे लंबे जो यात्राएं हैं उसको तय करते हैं ताकि वो अपना खाना और अपने रिसोर्सेज, यानी जो भी संसाधन सर्वाइवल के लिए जो भी चीजें वहां जरूरी लगती हैं, उन सबको वो ले सके, पा सकें। एट फर्स्ट ग्लांस द डेजर्ट में सीम हार्श एंड इनहॉस्पिटेबल। पहली नजर में तो शायद ऐसा लगेगा कि डेजर्ट बहुत हार्श है, यानी वहां रहना इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है। एंड इनहॉस्पिटेबल, कोई मतलब कोई खातिरदारी कुछ नहीं वहां, मतलब कुछ भी नहीं अवेलेबल है सर्वाइवल के लिए। बट इफ वन ऑब्जर्व क्लोजली इट इज फुल ऑफ लाइफ, एक्टिविटी एंड ब्यूटी। लेकिन अगर हम नजदीक से देखें, ऑब्जर्व करें ध्यान से, तो इट इज फुल ऑफ लाइफ। फुल ऑफ लाइफ क्यों? क्योंकि वहाँ ऑर्गेनिजम्स हैं, वहाँ प्लांट्स हैं, वहाँ बर्ड्स हैं, भले कम हैं, भले अलग तरह के हैं, लेकिन हैं। एक्टिविटीज भी होती हैं और उसकी भी अपनी खूबसूरती है। एवरी प्लांट एंड एनिमल, एवरी मूवमेंट ऑफ सैंड एंड विंड is a part of delicate balance that keeps the ecosystem alive. जो हर एनिमल है वहाँ का, या जो हर पौधा है वहाँ का, हर मूवमेंट, जो हवा की और मिट्टी की जो हर मूवमेंट है, इज अ पार्ट ऑफ डेलिकेट बैलेंस। जो वो बैलेंस उस इकोसिस्टम का बनता है, उसका हिस्सा है वो सब। दैट कीप्स द इकोसिस्टम अलाइव, और जो उस इकोसिस्टम को जिंदा रखते हैं, सस्टेन करते हैं। द डेजर्ट टीचेज अस पेशेंस। जो डेजर्ट है वो हमें पेशेंस सिखाता है, यानी सब्र करना, क्योंकि जल्दी से वहां चीजें अवेलेबल नहीं हो सकती। एडेप्टेशन एंड रेजिलियंस, हाउ लाइफ कैन थ्राइव इवन इन एक्सट्रीम कंडीशन इफ बिगिंस अंडरस्टैंड एंड रिस्पेक्ट देयर नेचर। यानी कैसे जो लाइफ है वो वहां पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि अगर हम पेशेंस से, एडेप्टेशन से, रेजिलियंस से, यानी लगातार अगर वहां हम अपने रिसोर्सेज को बटोरते रहें और सब्र रखें, तो वहां भी इतने एक्सट्रीम कंडीशन में भी लाइफ पॉसिबल है। ये सीधा सीधा कनेक्ट करता है हमें अपनी लाइफ के साथ। कभी कभी जैसे डेजर्ट हमें एक किसका सिंबल है? डेजर्ट सिंबल है डिफिकल्टीज का। हमारी लाइफ में भी कई बार ऐसी डिफिकल्टीज आ जाती हैं
जब चीज़ें बहुत हार्श हो जाती हैं और अडेप्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन उस समय में अगर हम पेशेंस बना के रखें और रेज़िलियंस बना के रखें, तो हम उस समय को भी निकाल जाते हैं और अच्छे से कवर कर लेते हैं। इसीलिए इंसान को हमेशा कोई भी सिचुएशन अगर है, जितने भी रिसोर्सेज़ उसके पास है, अपना 100% देना चाहिए और पेशेंस रखना चाहिए, क्योंकि टाइम अप्स एंड डाउन सबकी लाइफ में चलते हैं। तो ये था हमारा चैप्टर द डेजर्ट। ओके, इसमें ये रह गया है, इट इज अ प्लेस वेयर सर्वाइवल इज अ लेसन इन चैलेंज। ये ऐसी जगह है जहाँ पर सर्वाइवल एक लेसन होता है इंटेलिजेंस का, रिसोर्सफुलनेस का एंड कोऑपरेशन बिटवीन नेचर्स एलिमेंट। नेचर के साथ एलिमेंट, नेचर के जो एलिमेंट है उनके साथ हमें कोऑपरेशन बना के रखना पड़ता है। The chapter also emphasizes that the desert is not only a home for living beings but a place of beauty. सिर्फ वहाँ लिविंग बींग्स का घर नहीं है डेजर्ट, बल्कि एक खूबसूरत जगह है विद गोल्डन सैंड, जहाँ मिट्टी सुनहरी है, शिमरिंग मिराजेस। मिराजेस पता है ना क्या? जब धूप पड़ती है, चाहे मिट्टी पर पड़े या फिर जो रोड होते हैं, जब रोड पर भी धूप पड़ती है तो दूर से देखने में ऐसा लगता है जैसे वहां पर पानी है। ठीक है, उस फिनोमिना को साइंस में मिराज कहते हैं। एंड स्टार्स दैट शाइन मोर क्लियरली एट नाइट देन एनीवेयर एल्स, और जो तारे चमकते हैं वो सब उसकी ब्यूटी को बयान कर रहा है नैरेटर। बाय लर्निंग अबाउट द डेजर्ट, ह्यूमन अंडरस्टैंड दैट इवन द हार्शेस्ट प्लेसेस हैव लाइफ लेसन्स एंड वैल्यू, एंड दैट एवरी एनवायरनमेंट, नो मैटर हाउ एम्प्टी इट मे सीन, हैज इट्स ओन वे ऑफ नर्चरिंग एंड सस्टेनिंग लाइफ। ह्यूमन को ये समझना चाहिए कि भले ही कितनी ही हार्श प्लेसेस हैं जिंदगी में होती हैं, लेकिन वो भी हमें कुछ ना कुछ सिखाती हैं, उनकी अपनी वैल्यूज हैं। और वो एनवायरनमेंट भले ही ऊपर ऊपर से सरफेस लेवल से कितना खाली दिखे, कितना बंजर दिखे, कितना बेजान दिखे, लेकिन वहां पर भी अपनी जिंदगी है, उसकी एक ब्यूटी है और वो भी लाइफ को सस्टेन करती है। ठीक है, तो ये है चैप्टर द डेजर्ट, जिसमें हमें डेजर्ट की खूबसूरती के बारे में बताया गया। और डेजर्ट एक सिंबल है, जिंदगी में डिफिकल्टीज का सिंबल दिखाया गया है कि जैसे जिंदगी में डिफिकल्टीज आती हैं ऐसे ही डेजर्ट भी है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, द कॉप एंड द एंथम। फोर्थ चैप्टर है द कॉप एंड द एंथम। द स्टोरी द कॉप एंड द एंथम इज अबाउट अ पुअर होमलेस मैन नेम सोपी। जो ये कहानी है कॉप एंड द एंथम, वो एक गरीब बेघर इंसान की कहानी है जिसका नाम है सोपी, who lived on streets of New York and was always looking for ways to survive comfortably during the harsh winter months. जो न्यूयॉर्क की गलियों पे रहता है और वो हमेशा तरीके ढूंढता है सरवाइव करने के लिए, कंफर्टेबली सरवाइव कर सके। कब? सर्दियों के महीने में, जब सर्दी पड़ती है, जब सर्दियां होती हैं, तब वो सरवाइव कर सके। द वेज टू सर्वाइव कंफर्टेबली ड्यूरिंग हार्श विंटर मंथ्स में वो ढूंढते हैं। अब सोपीज मेन डिजायर वॉज नॉट वेल्थ और लग्जरी। सोपी की जो मेन डिजायर होती है स्टोरी में, वो वेल्थ की यानी पैसे की या लग्जरी की नहीं होती है, बट सिंपली टू स्पेंड द विंटर इन जेल। लेकिन उसकी सिंपल सी डिजायर क्या होती है कि वो अपनी सर्दी को जेल में बिताए। क्यों? क्योंकि वो इसीलिए क्योंकि वो सरवाइव नहीं कर पाएगा ना, क्योंकि वो तो स्ट्रीट्स में रहता है, घर नहीं है उसका, गरीब आदमी है, तो इसलिए वो जेल जाना चाहता है ताकि वो अपनी विंटर्स को सही से निकाल ले। वेयर ही कुड बी फेड, स्टे वार्म, जहाँ उसको खाना मिल सकता है, स्टे वार्म यानी थोड़ी गर्माहट मिल सकती है, सर्दी से बचा जा सकता है, एंड स्लीप विदाउट वरी, और बिना किसी चिंता के वो सो सकता है। बिकॉज ही न्यू दैट प्रिजन्स प्रोवाइड फ्री फूड एंड शेल्टर फॉर द पुअर ड्यूरिंग द कोल्ड सीजन, क्योंकि उसको पता है कि जो जेल होते हैं उनमें फ्री मुफ्त में खाना मिलता है और रहने के लिए छत मिलती है सर्दी के सीजन में। टू अचीव दिस ही थॉट ऑफ सेवरल प्लान्स टू कमिट अ क्राइम। अब उसको ये पता है कि जेल जाने के लिए उसको कोई ना कोई क्राइम करना पड़ेगा, तभी तो वो जेल जाएगा। अब वो सोचता है, बहुत अलग अलग प्लान्स बनाता है कि वो कैसे क्राइम करे, कैसे मतलब कोई ना कोई गलती करे, कोई जुर्म करे जिसकी वजह से वो जेल में जाए, दैट ही वुड इंश्योर हिज अरेस्ट, जिससे वो जेल में जा सके। फर्स्ट ही वेंट टू अ फैंसी रेस्टोरेंट एंड डेलिबरेटली एट हिज मील विदाउट पेइंग। पहले वो किसी फैंसी रेस्टोरेंट में जाता है और डेलिबरेटली एट, और खूब खाता है, खाना खूब खाता है विदाउट पेइंग, कोई उसका मतलब पैसा नहीं देता है। होपिंग दैट समवन वुड कॉल द पुलिस, और मतलब वो ये उम्मीद करता है कि अगर मैं इनका पैसा नहीं दूंगा तो ये पुलिस को बुलाएंगे। बट द वेटर डिड नॉट नोटिस हिम एंड ही एस्केप्ड अननोटिस्ड। जो वेटर होता है वो उसको नोटिस ही नहीं करता है और वो निकल जाता है वहां से।
अब ये प्लान तो फेल हो गया। देन ही ट्राइड डिस्टर्बिंग अ शॉपकीपर बाय थ्रोइंग स्टोन्स एट शॉप विंडो टू डैमेज प्रॉपर्टी, एक्सपेक्टिंग दैट द पुलिस वुड कैच हिम इमीडिएटली। उसके बाद वो दूसरा क्या प्लान बनाता है कि वो एक शॉपकीपर के ऊपर पत्थर की बारिश करता है, शॉप के ऊपर, शॉप की विंडो के ऊपर, प्रॉपर्टी को डैमेज करने के लिए, और एक्सपेक्ट करता है कि पुलिस उसको तुरंत पकड़ के ले जाएगी। बट अगेन नो वन पेड अटेंशन, लेकिन इस बात पे भी कोई ध्यान नहीं देता है। सोपी इवन अटेम्प्टेड Sophie even attempted to cause trouble by harassing women in the streets. सोपी यहाँ तक कि जो एक औरत होती है उसको भी परेशान करने की कोशिश करता है, छेड़छाड़ करने की कोशिश करता है, शाउटिंग एंड कॉजिंग कमोशन, और चिल्लाता है ताकि मतलब उसको पुलिस पकड़ के ले जाए, अब उसको अरेस्ट कर ले। बट ही फेल्ड एवरी टाइम, लेकिन इस बार भी वो फेल हो चुका होता है। वैसे इतने सारे ट्राइज के बाद तो उसको पुलिस ले जानी चाहिए थी पकड़ के, बट अनफॉर्चुनेटली वो फेल हो जाता है। डिस्पाइट हिज एफर्ट्स द पुलिस नेवर कॉट हिम। इतने सारे कोशिश करने के बाद भी पुलिस उसको नहीं पकड़ती है, एंड ही रिमेन फ्री, और वो एकदम फ्री रहता है। वॉन्डरिंग इन द स्ट्रीट विद नो फूड, गलियों में घूम रहा है बिना खाने के, कोई गर्माहट नहीं है, कोई छत नहीं है सर के ऊपर। फीलिंग होपलेस ही वॉक पास्ट अ चर्च वेयर ही हर्ड द ब्यूटिफुल ऑर्गन म्यूजिक प्लेइंग इनसाइड। अब वो मतलब एकदम बिल्कुल उम्मीद से निराश होकर, एकदम हताश निराश घूम रहा था, और वो चर्च के सामने से निकल के जा रहा था जहां पर वो सुनता है ब्यूटीफुल ऑर्गन। ऑर्गन होता है कोई भी इंस्ट्रूमेंट, माउथ ऑर्गन होता है, बजाते हैं जिसको मुंह से, वो बजाया जा रहा था, उसकी आवाज सुनाई देती है उसको। फॉर अ मोमेंट सोफी वॉज डीपली मूव्ड बाय द म्यूजिक। एक क्षण के लिए तो सोफी मतलब वो धुन थी, वो जो म्यूजिक था उसको सुन के एकदम एकदम मतलब हिल गया। ही सडनली फेल्ट अ डिजायर टू चेंज हिज लाइफ। उसको एकदम से अंदर से ऐसी कोई आवाज आई, ऐसा मतलब उसकी इच्छा जागी कि वो अपनी जिंदगी को बदले, टू लिव डिसेंटली एंड टू अबंडन हिज पिटी क्रिमिनल वेज, कि वो डिसेंटली जीना सीखे। यानी अगर वो गरीब है, वो अपनी लाइफ को सुधारे, अपनी लाइफ में सुधार करे, ना कि वो क्राइम कमिट करने के तरीके ढूंढे कि वो जेल जाके आराम से मुफ्त में रोटी खा सके। द म्यूजिक इंस्पायर्ड अ सेंस ऑफ मोरालिटी The music inspired a sense of morality, hope and redemption in him. जो उस म्यूजिक ने उसके अंदर एक सेंस ऑफ मोरालिटी यानी मॉरली अच्छे तरीके से जीने की जो सेंस है उसको जगाया, एक उम्मीद को जगाया, एंड रिडेम्पशन इन हिम, और उसमें वापस एक उम्मीद जगाई कि वो जी सकता है अच्छे तरीके से। एंड ही रियलाइज दैट ही कुड लिव अ बेटर लाइफ इफ ही ट्राइड टू अर्न एन ऑनेस्ट लिविंग। और उसको ये रियलाइज होता है कि वो एक बेहतर जिंदगी जी सकता था अगर उसने ईमानदारी से पैसा कमा के और फिर जिंदगी जी होती तो। जस्ट एट दैट मोमेंट हाउएवर आयरनी स्टक, लेकिन उसी मोमेंट पर मतलब कुछ ऐसा हुआ अचानक, कोई मतलब इत्तेफाक हुआ। अ पुलिसमैन अप्रोच्ड मी। अब ये आयरनी हो गई, जब तक तो वो सोच रहा था कि पुलिस आ जाए आ जाए आ जाए, तो पुलिस आई नहीं, लेकिन अब जैसे ही उसको उसका टर्निंग मोमेंट आया, जैसे ही उसको लगने लगा कि अब मतलब मुझे अपनी जिंदगी को बेहतर तरीके से जीना चाहिए, ना कि ऐसे भिखारियों की तरह इधर उधर घूम के और सोचूं कि जेल में जाके रह लूं, उससे बेटर है मैं अपना कुछ कमाऊं और कमा के अपनी जिंदगी को सरवाइव करूं। वहां आ जाता है पुलिसमैन। ये थॉट्स चल रहे थे और अब पुलिसमैन आ जाता है। Not because of his earlier attempts at crime, but because he was loitering on the street considering suspicious, and Sophie was arrested for this minor offense instead. पुलिस इसलिए उसके पास नहीं आई थी कि उसने जो पहले इतने बड़े बड़े क्राइम्स किए कि किसी दुकान पे पत्थर मार रहा है, किसी लेडी को उसने छेड़ा, या फिर उसने जो भी पहले क्राइम्स किए थे उसने, उसकी वजह से पुलिस नहीं आई थी। अब पुलिस पुलिस वहां क्यों आई? पुलिस सिर्फ इसलिए आई क्योंकि वो स्ट्रीट में ऐसे ही घूम रहा है आवाराओं की तरह, और क्योंकि सस्पिशियस है कि कुछ ये मतलब हो सकता है कि ये कुछ गलत काम करने के लिए यहाँ घूम रहा है। सिर्फ इस छोटी सी बात के लिए पुलिस उसको पकड़ के ले गई। द स्टोरी एंड्स ऑन द आयरनिक नोट, और जो कहानी है वो आयरनिक नोट पे खत्म होती है, शोइंग हाउ सोफीज प्लान टू बी कॉट फेल्ड। जो सोफी के जो प्लान्स थे, जब वो खुद को पकड़वाना चाहता था, वो तो उसके प्लान फेल हो गए। हिज डिसीजन टू रीफॉर्म केम टू लेट। उसका जो जिंदगी को बदलने का डिसीजन है वो इतना लेट आया, एंड फेट हैड इट्स ओन अनएक्सपेक्टेड वे ऑफ डीलिंग विद हिम। और शायद किस्मत को, उसकी किस्मत को यही मंजूर था कि वो जेल जाए, लेकिन उसके थॉट्स भी बदल जाएं, वो तब जेल जाए। थ्रू दिस स्टोरी
ओ हेनरी हाईलाइट्स द आयरनीज ऑफ लाइफ। इस स्टोरी के थ्रू जो ओ हेनरी हैं वो लाइफ की आयरनी को दिखाते हैं, हाईलाइट करते हैं, ह्यूमन नेचर को हाईलाइट करते हैं, डिजायर फॉर कंफर्ट एंड अनएक्सपेक्टेड कॉन्सिक्वेंसेज एक्शन। इस स्टोरी से हमें क्या पता चलता है कि अनएक्सपेक्टेड चीजें हमारी लाइफ में होती हैं, लाइफ की जो एक्टिविटीज हैं, लाइफ में जो हमारे इंसिडेंट्स हो रहे हैं उन पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। शोइंग दैट लाइफ कैन बी अनप्रिडिक्टेबल, लाइफ एकदम अनप्रिडिक्टेबल होती है, अगले ही पल क्या हो जाए हम कुछ प्लान नहीं कर सकते, हमें नहीं पता। एंड समटाइम्स इवन व्हेन वी चेंज आवर माइंड और ट्राई हार्ड, सर्कमस्टांसेस कैन सरप्राइज अस। हम अपना अगर दिमाग भी बदल लें, बहुत मेहनत भी कर ले, कोशिश भी कर ले किसी चीज के साथ, लेकिन तब भी वो चीज कई बार वर्कआउट नहीं करती है और दूसरी ही कोई चीजें होती हैं। तो ये थी स्टोरी हमारी द कॉप एंड द एंथम, जो स्टोरी थी एक पुअर सोपी की। कैरेक्टर था इसमें सोपी, और उस स्टोरी में बस यही बताया गया है कि लाइफ में बहुत अनप्रिडिक्टेबल चीजें होती हैं और कई बार चीजें हमें बहुत लेट रियलाइज होती हैं जिसकी वजह से वो वर्कआउट नहीं कर पाती हैं। नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं, द गोलू ग्रोज अ नोज। The story Golu Grows a Nose is about a young curious elephant named Golu। एलिफेंट की दो स्टोरीज हमने इसमें पढ़ ली हैं, एक स्टोरी हमने इसमें पढ़ी थी द ब्रिंगिंग अप करी, और अब पढ़ रहे हैं गोलू ग्रोज अ नोज। तो जो गोलू ग्रोज अ नोज है वो एक स्टोरी छोटे से एलिफेंट की है, क्यूरियस एलिफेंट है, बहुत मतलब जिज्ञासु है, बहुत जानने की इच्छा रहती है उसको। नेम्ड गोलू हु लिव्ड हैप्पीली विद हिज मदर इन द फॉरेस्ट। इसका नाम गोलू है और वो अपनी मम्मी के साथ बहुत खुशी खुशी जंगल में रहता है। गोलू वॉज ऑलवेज आस्किंग क्वेश्चन अबाउट एवरीथिंग ही सॉ एंड हर्ड। जो भी चीज गोलू देखता है और सुनता है उसके बारे में वो सवाल पूछता रहता है कंटिन्यूअसली। शोइंग द नेचुरल क्यूरियोसिटी ऑफ अ यंग एलिफेंट। ये इस बात को दिखाता है कि जो यंग एलिफेंट हैं उनमें नेचुरल क्यूरियोसिटी होती है, यानी जानने की इच्छा होती है। ही वॉन्टेड टू नो अबाउट एवरीथिंग, वो सब हर चीज के बारे में जानना चाहता है। हाउ एनिमल्स लिव, व्हाट डेंजर्स एग्जिस्टेड इन द फॉरेस्ट एंड स्पेशली व्हाट द ह्यूमंस एंड अदर क्रिएचर्स एट। वो जानना चाहता है कि एनिमल्स कैसे रहते हैं, फॉरेस्ट में क्या क्या खतरे हो सकते हैं, और स्पेशली इस बात के बारे में कि ह्यूमन और दूसरे क्रिएचर क्या खाते हैं। One day, Golu became very curious about the crocodile, which he had heard about but never seen closely। एक दिन गोलू बहुत क्यूरियस हो जाता है क्रोकोडाइल के बारे में जानने के लिए, जिसके बारे में उसने सुना तो बहुत था लेकिन कभी उसको नजदीक से देखा नहीं था। He asked his mother and other elephants about it। उसने अपनी मम्मी से और दूसरे एलिफेंट से उसके बारे में पूछा, but no one gave him a clear answer। लेकिन किसी ने भी उसको मतलब एक साफ साफ जवाब नहीं दिया। So driven by his curiosity, he decided to go and find out for himself। लेकिन उसके अंदर जिज्ञासा इतनी ज्यादा थी, उसको इतना जानना इतना ज्यादा था कि वो रुक नहीं पाया, और उस अपनी क्यूरियोसिटी के चलते उसने डिसाइड किया कि वो खुद जाएगा और इस बात का पता लगाएगा। गोलू वेंडर्ड नियर द रिवर बैंक। अब वो नदी के किनारे किनारे घूमता घूमता चला गया। लुकिंग फॉर द क्रोकोडाइल। अब वो घूम रहा है नदी के किनारे, क्रोकोडाइल को देखता हुआ घूम रहा है, देख रहा है उसको। सडनली अ क्रोकोडाइल अपीयर्ड फ्रॉम द वाटर। और अचानक से एक क्रोकोडाइल पानी में से बाहर निकल के उसको दिखाई देता है। एंड ग्रैब्ड गोलू बाय हिज शॉर्ट ट्रंक। और वो गोलू को उसकी सूंड से ही पकड़ लेता है। ट्राइंग टू पुल हिम इनटू द रिवर। और कोशिश करता है क्रोकोडाइल कि वो उसकी सूंड को पकड़ के उसको नदी में खींच ले। गोलू स्ट्रगल डेस्परेटली बट द क्रोकोडाइल ग्रिप वाज टू स्ट्रॉन्ग। गोलू बड़ी मुश्किल से स्ट्रगल करता है, कोशिश करता है, बहुत डेस्परेटली अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन जो क्रोकोडाइल की ग्रिप है वो बहुत मजबूत है। He shouted loudly, trumpeting in fear and pain। अब वो अपनी आवाज में ट्रम्पेट वॉइस में बहुत जोर जोर से चिल्लाता है, एकदम डर की वजह से और दर्द की वजह से। At that moment, a large python appeared and wrapped itself around the crocodile, scaring it away। और उसी मोमेंट पे एक बहुत बड़ा पाइथन स्नेक होता है, वो आता है और अपने आप को क्रोकोडाइल के चारों तरफ लपेट देता है, जिसकी वजह से वो डर जाता है क्रोकोडाइल। However, during the struggle, Golu's nose was stretched painfully until he became long and flexible। अब इसकी वजह से ये जो छीना झपटी हुई, ये जो इंसिडेंट हुआ, इसकी वजह से क्योंकि उसने गोलू को ट्रंक से पकड़ रखा था, उसकी नोज सूंड से पकड़ रखा था, तो जो उसकी नोज है, जो उसकी सूंड है, वो इतनी खिंच गई, इतनी दर्द भी हो रहा था उसको, और इतनी लंबी हो गई, एकदम फ्लेक्सिबल लचीली हो गई उसकी सूंड।
दिस वॉज हाउ अकॉर्डिंग टू द स्टोरी एलिफेंट्स एक्वायर्ड देयर लॉन्ग ट्रंक्स। और ये एक मतलब फॉकटेल है। इस स्टोरी के अकॉर्डिंग इस तरीके से जो एलिफेंट्स की नोज है वो इसलिए इतनी बड़ी होती है क्योंकि क्रोकोडाइल्स ने उसको खींच लिया था। ऐसे इसका कोई मतलब रियलिटी नहीं है स्टोरी में, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब फॉकटेल्स होती हैं बस बताने के लिए। एट फर्स्ट गोलू वॉज अफ्रेड ऑफ हिज न्यू नोज। पहले पहले तो उसको बहुत डर लगा कि इतनी लंबी नोज हो गई है मेरी, एंड अनश्योर हाउ टू यूज इट, उसको पता ही नहीं था अब इसका क्या इस्तेमाल होगा। बट ग्रेजुअली ही रियलाइज्ड इट्स यूजफुलनेस। लेकिन धीरे धीरे उसको उसकी यूजफुलनेस रियलाइज हुई कि नहीं, इसको भी मैं यूज कर सकता हूँ। ही कुड नाउ ड्रिंक वाटर मोर इजिली, पिकअप थिंग्स। अब वो पानी ज्यादा आसानी से पी सकता है, एंड पिकअप थिंग्स, और चीजों को भी अपनी सूंड से उठा सकता है। इवन डिफेंड हिम बेटर देन बिफोर, अपने आप को बचा भी सकता है पहले से बेटर। His mother and other elephants were surprised but proud of his courage and cleverness. उसकी जो मम्मी है और जो अदर एलिफेंट्स है वो बहुत सरप्राइज हो गए कि ये कहाँ गया था, इस कैसा हुआ इसके साथ। लेकिन बाद में उनको बहुत प्राउड भी फील हुआ, उसकी बहादुरी और चतुराई को देखकर उसको प्राउड भी फील हुआ। गोलूज क्यूरियोसिटी Golu's curiosity, bravery, and willingness to explore the unknown helped him grow stronger and smarter, turning a dangerous encounter into a life-changing lesson. गोलू की जो क्यूरियोसिटी है यानी कुछ जानने की जो उसकी इच्छा है, और जो उसकी ब्रेवरी है यानी बहादुरी है, एंड विलिंगनेस, और उसकी जो इच्छा है जो को एक्सप्लोर करने की, नई नई चीजों के बारे में सीखने की, समझने की, उसने गोलू को हेल्प किया कि वो स्ट्रांग बने और स्मार्ट बने। और उसने एक डेंजर एनकाउंटर को यानी एक खतरनाक इंसिडेंट को भी उसने एक लाइफ चेंजिंग लेसन में कन्वर्ट कर लिया। द स्टोरी ब्यूटिफुली शोज दैट क्यूरियोसिटी, करेज एंड एक्सपीरियंस आर इम्पॉर्टेंट फॉर लर्निंग, एंड समटाइम्स चैलेंजेस ब्रिंग अनएक्सपेक्टेड बेनिफिट्स। ये स्टोरी हमें ये दिखाती है कि जो क्यूरियोसिटी है, जो जानने की जो इच्छा है, और करेज है, जो हमारी बहादुरी है, जो हमारा हौसला है, एंड एक्सपीरियंस, और जो हमारा एक्सपीरियंस है जिनसे हम चीज़ों को सीखते हैं, वो लर्निंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड सम टाइम चैलेंजेस ब्रिंग अनएक्सपेक्टेड बेनिफिट्स, और कई बार जो चैलेंजेस हैं, जो मुश्किलें हमारी लाइफ में आती हैं, वो हमारे लिए अनएक्सपेक्टेड बेनिफिट्स यानी बहुत बेनिफिट्स लेकर आती हैं जिनका शायद हमें अंदाजा भी नहीं होता। Golu's adventure teaches young readers that even mistakes or dangerous situations can become opportunities for growth and development if one remains brave and attentive. गोलू का जो एडवेंचर है वो छोटे रीडर्स को, यंग बच्चों को ये सिखाता है कि गलतियां और जो डेंजरस सिचुएशन है यानी जो खतरनाक सिचुएशन है वो भी अपॉर्चुनिटीज बन सकती हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, अगर हम बहादुर रहें और अटेंटिव यानी होशियार और एकदम अटेंटिव रहें, सतर्क रहें तो। ठीक है, ये था चैप्टर हमारा गोलू ग्रोज अ नोज, हाउ गोलू ग्रोज अ नोज। नाउ यू ऑल नो हाउ गोलू ग्रोज अ नोज। नेक्स्ट चैप्टर इज चैप्टर 6, आई वांट समथिंग इन अ केज। 6 चैप्टर पे हम आ गए हैं, आई वांट समथिंग इन अ केज। इसकी स्टोरी देखते हैं। द स्टोरी आई वांट समथिंग इन अ केज revolves around a man who enters a pet shop in search of something unusual. ये जो स्टोरी है आई वॉन्ट समथिंग इन अ केज, ये एक आदमी के अराउंड घूमती है, एक आदमी की स्टोरी है। हु एंटर्स अ पेट शॉप इन सर्च ऑफ समथिंग अनयूजुअल, जो एक पेट शॉप में, पेट शॉप यानी जहाँ पेट एनिमल्स या पेट बर्ड्स मिलते हैं, उस शॉप में वो घुसता है। वो कुछ अलग ही चीज ढूंढ रहा होता है, समथिंग दैट कुड बी केप्ट इन अ केज, जिसको पिंजरे में रखा जा सकता है, ऐसा कुछ वो ढूंढ रहा है। द शॉपकीपर क्यूरियस अबाउट द मैन्स रिक्वेस्ट, अब शॉपकीपर बहुत क्यूरियस हो जाता है कि जो आदमी की जो इच्छा है वो बड़ी अजीब सी है। शोज हिम वेरियस बर्ड्स एंड एनिमल्स दैट आर अवेलेबल इन द शॉप, अब वो बहुत बर्ड्स और एनिमल्स को दिखाता है जो उसकी शॉप में अवेलेबल हैं। फ्रॉम पैरट्स टू कैनरीज एंड अदर स्मॉल क्रिएचर ईच केप्ट इन नीट केजेस, पैरट से लेकर कैनरीज तक और छोटे छोटे बहुत सारे स्मॉल क्रिएचर्स को वो दिखाता है जो सभी साफ सुथरे पिंजरों में रखे हैं। The man examines each option carefully but seems unsatisfied. अब वो आदमी हर बर्ड के पास जाके, हर क्रिएचर के पास जाके आराम से उनको देख लेता है, लेकिन फिर भी वो सेटिस्फाई नहीं हो पाया, मतलब वो उसकी बात बन नहीं पाई है कि वो उसको क्या चाहिए। As if he is looking for something deeper than just a pet. ऐसा लग रहा है कि मतलब सिर्फ पेट नहीं, वो कुछ और देख रहा है, उससे ज्यादा कोई डीपर चीज। After a while, he selects 2 doves and pays $10 to the shopkeeper. थोड़ी देर के बाद वो 2 डव्स को सिलेक्ट करता है और $10 दे देता है शॉपकीपर को।
अब द शॉपकीपर सरप्राइज्ड दैट द मैन पेड सो मच फॉर सच ऑर्डिनरी बर्ड्स। अब शॉपकीपर बहुत सरप्राइज हो जाता है कि इतने मतलब सिंपल से बर्ड्स के लिए, इतने साधारण से बर्ड्स के लिए इसने $10 दे दिए मुझे। हैंड्स देम ओवर, बट इंस्टेड ऑफ टेकिंग देम होम टू कीप देम कन्फाइंड, वो रख लेता है। लेकिन बट इंस्टेड ऑफ टेकिंग देम होम कीप देम कन्फाइंड, द मैन इमीडिएटली ओपन्स द केज एंड सेट्स बोथ डव्स फ्री। लेकिन उनको घर ले जाने की बजाय, वो क्या करता है, जो आदमी होता है वो क्या करता है, दोनों डव्स को पिंजरा खोल के और पिंजरे में से निकाल देता है और उनको फ्री कर देता है, लेटिंग देम फ्लाई अवे इनटू द ओपन स्काई, और खुले आसमान में उनको फ्लाई करने के लिए छोड़ देता है, उड़ने के लिए छोड़ देता है। द शॉपकीपर पजल्ड एंड अ लिटिल अनॉयड। अब जो शॉपकीपर है वो थोड़ा सा पजल भी हो जाता है, उसको थोड़ा गुस्सा भी आता है। वॉचेज एज द मैन डिसअपियर, और वो देखता है कि जो आदमी है वो गायब हो जाता है। लेटर द स्टोरी रिवील्स दैट दिस मैन हैज रिसेंटली बीन रिलीज फ्रॉम प्रिजन। बाद में पता चलता है कि ये जो आदमी है वो अभी अभी प्रिजन से आया है, यानी जेल काट कर आया है अभी अभी। हैविंग एक्सपीरियंस्ड कैप्टिविटी हिमसेल्फ, ही अंडरस्टूड द वैल्यू ऑफ फ्रीडम मोर देन एनीवन एल्स। क्योंकि वो जेल में खुद रह चुका है, क्योंकि वो जेल काट के आ चुका है, जेल में रह चुका है, इसीलिए उसे पकड़े जाने की, यानी बंधने की, यानी अरेस्ट होने की, यानी एक पिंजरे में बंधने की, एक बंधन में बंधने की और पकड़े जाने की, उसको फ्रीडम ना होने की वैल्यू उसको पता है। इसलिए उसको फ्रीडम की वैल्यू पता है कि फ्रीडम की वैल्यू क्या होती है, और इसीलिए वो उनको फ्री कर देता है। बाय सेटिंग द डव्स फ्री, he symbolically expressed his understanding of the pain of confinement and his desire to give the same liberty to others who could not speak for themselves। उसने जो डव्स पक्षियों को फ्री करके उसने ये दिखाया है, उसने एक्सप्रेस किया है कि वो मतलब उस दर्द को समझता है कि जो पिंजरे में रहने वाले जो क्रिएचर्स हैं उनका क्या पेन है, वो उसको समझता है, और वो उन सभी को लिबर्टी देना चाहता है, उन सभी को फ्रीडम देना चाहता है, जो अपने लिए बोल नहीं सकते, वो उनको आजाद करना चाहता है। द स्टोरी कन्वेज अ पावरफुल मैसेज, फ्रीडम इज द मोस्ट प्रेशियस गिफ्ट। बहुत पावरफुल मैसेज ये स्टोरी कन्वे करती है कि जो फ्रीडम है, आज़ादी है, वो सबसे ज़्यादा प्रेशियस गिफ्ट है, एंड ओनली दोज हु हैव लॉस्ट इट और एक्सपीरियंस रिस्ट्रिक्शन ट्रूली अप्रिशिएट इट। और सिर्फ वो ही उसको अप्रिशिएट करते हैं, वो ही उसकी वैल्यू करते हैं जिन्होंने उसको खाया हो या फिर खोया हो अपनी फ्रीडम को, या फिर बहुत ज़्यादा बंदिशें उनके पास रही हो, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन उनके पास रही हो, उनके ऊपर रही हो। It also shows that the acts of kindness and compassion can be simple yet profound। ये भी दिखाता है कि जो एक्ट ऑफ काइंडनेस है, यानी दयालुता का और कंपैशन का जो ये भाव है, वो सिंपल हो सकता है लेकिन फिर भी बड़ा होता है। लाइक लेटिंग क्रिएचर्स लिव फ्री इंस्टेड ऑफ कीपिंग देम फॉर वंस ओन प्लेजर। हमें क्रिएचर्स को अपने प्लेजर के लिए, अपने शौक के लिए उनको बांध के नहीं रखना चाहिए, उनको फ्री छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो भी हमारी तरह एक फ्री ऑर्गेनिज्म है। The man's action teach readers, especially young learners, to respect life and liberty, to empathize with the suffering of others, and to make choices that do not harm living beings। ये जो इस आदमी का जो काम था, वो हमें ये सिखाता है कि हमें लाइफ में लिबर्टी को, यानी फ्रीडम को रिस्पेक्ट देना चाहिए, और दूसरों को भी, दूसरों की प्रॉब्लम्स को समझना चाहिए, उस प्रॉब्लम्स में रख के अपने आप को सोचना चाहिए कि उनको कैसा फील हो रहा होगा, और किसी भी इंसान को हमें हार्म, किसी भी इंसान को, किसी भी लिविंग क्रिएचर को हमें हार्म नहीं करना चाहिए, नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। थ्रू दिस सिंपल येट मीनिंगफुल इंसिडेंट, द ऑथर highlights human values such as compassion, empathy, and importance of freedom, making it a story that inspires thoughtful and moral reflection। और ये जो स्टोरी है, ये हमें क्या सिखाती है कि हमें एम्पथाइज करना चाहिए लोगों को, यानी उनके सिचुएशन को समझना चाहिए, और फ्रीडम को हमें वैल्यू देनी चाहिए, इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, और थॉटफुलनेस को और मोरल रिफ्लेक्शन को ये स्टोरी इंस्पायर करती है। तो ये स्टोरी थी हमारी आई वॉन्ट समथिंग इन अ केज, ठीक है, जिसमें से वो केज में से बाहर निकाल देता है पक्षियों को। नेक्स्ट स्टोरी इज चांदनी। चांदनी से क्वेश्चन आया भी हुआ है, ठीक है, चांदनी ऐसे आया हुआ है क्वेश्चन, चांदनी क्या होती है? चांदनी बकरी होती है, ये क्वेश्चन है, बता देती हूँ आपको पहले। अब हम पढ़ते हैं अपनी स्टोरी को। The story Chandni is about a man named Abu Khan।
ये स्टोरी है एक आदमी की जिसका नाम है अबू खान, हु लिव्ड इन अ विलेज एंड लव वन सेकेंड हु लिव्ड इन अ विल हु लिव्ड इन अ विलेज एंड लव्ड गोट्स वेरी मच। जो गांव में रहता है उसको बकरियां बहुत पसंद है। स्पेशली वन स्पेशली वन स्पेशल गोट नेम चांदनी, और एक स्पेशल बकरी है जिसका नाम चांदनी है, वो तो उसको बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। Abu Khan had always kept his goats tied up because whenever they wandered into the hills, wolves would attack them and kill them. अबू खान अपनी जो बकरियां हैं उनको हमेशा बांध के रखता है, क्योंकि जब भी वो उनको हिल्स में पहाड़ियों में लेके जाता है चराने के लिए, घुमाने के लिए, तो जो वुल्व्स हैं, जो भेड़िए हैं, वो उन पर अटैक कर देते हैं और उनको मार देते हैं। ही टुक केयर ऑफ हिम ऑफ देम बट एंड फेड देम वेल एंड प्रोटेक्टेड देम फ्रॉम डेंजर। वो उनको खाना खिलाता है, उनकी देखभाल करता है और उनको खतरों से बचाता है। बट डिस्पाइट ऑल प्रिकॉशंस ही न्यू दैट फ्रीडम वॉज समथिंग हिज गोट्स डिजायर्ड डीपली। इन सब चीजों के बाद भी उसको ये पता था कि फ्रीडम, यानी उसकी जो बकरी है उसको फ्रीडम चाहिए, आजादी चाहिए, जिसकी वो इच्छा रखती हैं। चांदनी वॉज अ यंग एंड ब्यूटिफुल गोट, जेंटल येट फुल ऑफ लाइफ एंड क्यूरियोसिटी। चांदनी जो बकरी है वो बहुत यंग है, छोटी है, एंड ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर बकरी है। जेंटल, बहुत जेंटल है, लेकिन फुल ऑफ लाइफ, यानी उसके अंदर एकदम लाइवली है, वो एकदम एनर्जी से भरी है, एंड क्यूरियोसिटी और जिज्ञासा बहुत ज्यादा है। शी बिकेम अबू खान फेवरेट बिकॉज ऑफ हर प्लेफुल नेचर एंड इंटेलिजेंस। वो अबू खान की फेवरेट बन जाती है क्योंकि उसका नेचर इतना खुश मिजाज होता है, इतना प्लेफुल नेचर होता है, और अपने इंटेलिजेंस की वजह से वो उसकी फेवरेट होती है। However, even with love and care, Chandni longed to roam freely in the hills. However, प्यार तो उसको मिलता ही है और देखभाल में मिलती है, लेकिन चांदनी को घूमना बहुत पसंद है कि वो पहाड़ियों में निकले, घूमे, टू फील द ग्रीन ग्रास बीनीथ हर फीट, अपने पैरों से ग्रीन ग्रास को फील करे, एंड टू एक्सप्लोर द वाइड ओपन स्पेसेस, और वाइड ओपन स्पेसेस को वो एक्सप्लोर करे। इंस्टेड ऑफ बीइंग टाइड टू अ स्मॉल यार्ड, एक छोटे से यार्ड में, एक छोटे से जगह पे बंधे रहने की बजाय उसको घूमना और फ्री रहना ज्यादा पसंद है। वन डे डिस्पाइट अबू खान वार्निंग, चांदनी एस्केप्ड। अबू खान के मना करने के बाद भी एक दिन चांदनी भाग गई। शी रैन इनटू द फॉरेस्ट, वो जंगल में भाग गई। रीचिंग द हिल्स शी हैड ऑलवेज ड्रीम्ड ऑफ, और वो उन पहाड़ियों पर चलेगी जिनके वो हमेशा सपने देखती थी। एंड सून एनकाउंटर्ड अ फियर्स वुल्फ, और उसके सामने एक बहुत जंगली भेड़िया आके खड़ा हो जाता है। That night a fierce battle took place between चांदनी and the wolf, और उस रात बहुत लड़ाई होती है उस वुल्फ की और चांदनी की। She fought bravely, वो बहादुरी से लड़ती है, using all her strength and courage to protect herself, अपने आप को बचाने की कोशिश करती है कि वो उसे मार ना दे, और पूरी अपनी स्ट्रेंथ को, पूरी अपनी ताकत को वो यूज करती है अपने आप को बचाने के लिए। इन इन द मॉर्निंग द विलेजर फाउंड चांदनीज बॉडी लाइंग इन द हिल्स, और सुबह सुबह में उसकी जो बॉडी है वो पहाड़ियों में पड़ी हुई मिलती है गांव वालों को। एंड द वुल्फ हैड सर्वाइव्ड एज वेल एंड द वुल्फ हैड सर्वाइव्ड एज वेल, और वुल्फ आराम से जिंदा है। बट दे नोटिस समथिंग रिमार्केबल, लेकिन वो रिमार्केबल क्या नोटिस करते हैं चांदनी में? चांदनीज बॉडी फेस टूवर्ड्स ग्रीन हिल्स शी हैड लॉन्ग फॉर ऑल हर लाइफ। चांदनी की जो बॉडी है वो किस तरफ पड़ी है? ग्रीन हिल्स की तरफ पड़ी है। शी हैड लॉन्ग फॉर ऑल हर लाइफ, जो पूरी जिंदगी जिसका सपना देखा था चांदनी ने। दिस इंडिकेटेड दैट शी हैड फॉट टू द एंड ऑफ फॉर हर फ्रीडम एंड हैड डाइड स्टैंडिंग फॉर व्हाट शी बिलीव्ड इन, कि वो अपनी फ्रीडम के लिए आखिर तक लड़ी, और जब जहां वो मरी वो वहां मरी जिसमें वो विश्वास करती थी, जहां वो जाना चाहती थी, जिस सपने को वो जीना चाहती थी। द स्टोरी ब्यूटिफुली पोर्ट्रेज द आइडिया दैट फ्रीडम इज मोर प्रेशियस देन कंफर्ट और सेफ्टी। ब्यूटीफुली क्या आइडिया हमें ये जो क्या सिखाती है हमें ये स्टोरी, कि जो फ्रीडम है, जो आजादी है, वो ज्यादा प्रेशियस है, ज्यादा कीमती है देन कंफर्ट और सेफ्टी। सेफ्टी और कंफर्ट से ज्यादा क्या जरूरी है? हमारी फ्रीडम, आजादी। एंड दैट इवन इफ द कॉस्ट इज लाइफ, करेज एंड डिजायर टू बी फ्री आर इनवैल्यूएबल। अगर जान देकर भी आजादी लेनी हो तो भी मतलब वो चलेगा, जान देना भी चलेगा अगर आजादी उसके बाद मिल रही है। करेज एंड डिजायर टू बी फ्री आर इनवैल्यूएबल। करेज और डिजायर फ्री होने के लिए ये इनवैल्यूएबल है।
इट ऑल्सो शोज अबू खान लव एंड अटैचमेंट, अबू खान के प्यार को और उसके लगाव को दिखाता है। हाईलाइटेड द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन लव, सेफ्टी एंड क्रिएचर्स नेचुरल इंस्टिंक्ट ऑफ फ्रीडम। क्रिएचर्स की जो नेचुरल डिजायर होती है फ्री रहने की, क्योंकि ये नेचर ने हमें इसी तरीके से बनाया है, हमें पेट बनाने के लिए, स्लेव बनाने के लिए नेचर ने नहीं बनाया है। Through Chandni's story, young readers learn about courage, independence, and the value of liberty, and how sometimes the spirit of freedom is stronger than the instinct of survival. चांदनी की स्टोरी से जो यंग रीडर्स हैं वो करेज के बारे में, साहस के बारे में, इंडिपेंडेंस और लिबर्टी की वैल्यू के बारे में सीखते हैं और ये जानते हैं कि जो फ्रीडम है वो कई बार जीने से भी ज्यादा जरूरी हो जाती है। ठीक है, जीना मर मर के जिए तो क्या जिए, जियो तो आजादी से जियो, वो वाली बात है। तो फ्रीडम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है और इसी शायद इसी मेंटेलिटी के साथ, इसी थिंकिंग के साथ हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उन्होंने भी आजादी की लड़ाई शुरू करी होगी किसी टाइम पर, जो हम आज यहाँ आजाद बैठे पढ़ रहे हैं। उन्होंने भी कभी यही थॉट प्रोसेस रखा होगा कि ऐसे गुलाम बन के जीने से क्या फायदा, इससे अच्छा तो आजादी पाने के लिए मर जाना अच्छा है। और उन्होंने लड़ते लड़ते वो शहीद हुए, आजादी हमें दिला गए। ठीक है, सो दिस इज द स्टोरी ऑफ चांदनी। नेक्स्ट इज चैप्टर 8 द बेयर स्टोरी। इसके बाद हमारा एक 9 चैप्टर है और एक 10 चैप्टर है। ठीक है, 3 चैप्टर्स और बच्चे, इनको करते हैं फटाफट से कवर। द बेयर स्टोरी, भालू की एक कहानी है ये। द स्टोरी, द बेयर स्टोरी इज अबाउट अ लेडी हु केप्ट अ पेट बेयर इन हर हाउस एंड लव्ड इट डियरली। ये कहानी एक भालू की है, जो एक लेडी है वो उसको, बेयर को अपने घर में पेट बना के रखती है एंड डियरली उसको बहुत प्यार करती है। The bear was unusual in many ways. It behaved well, ate bread and milk instead of raw meat, and was gentle with humans. जो बेयर है वो भी मतलब कई तरीकों से काफी अलग है कि वो अच्छे से बिहेव करता है, बिल्कुल जंगली बिहेव नहीं करता है। एट ब्रेड एंड मिल्क, दूध और रोटी खाता है, वो दूध और ब्रेड खाता है इंस्टेड ऑफ रॉ मीट, यानी कच्चा मीट खाने के अलावा वो मतलब ब्रेड एंड मिल्क खाता है। एंड वॉज जेंटल विद ह्यूमंस, और ह्यूमंस के साथ बहुत जेंटल है, वो बहुत अच्छे से रहता है। द लेडी ट्रीटेड द बियर लाइक अ कंपेनियन, और जो वो लेडी है वो बियर को एकदम अपने कंपेनियन की तरह ट्रीट करती है, अपने साथी की तरह उसको रखती है। एंड इट सीम टू अंडरस्टैंड हर इमोशंस एंड इंस्ट्रक्शन, और वो उसके लेडी के इमोशंस को और इंस्ट्रक्शन को भी समझता है। वन डे द लेडी हैड टू गो टू विजिट हर सिस्टर, सो शी लेफ्ट द बियर चेन्ड सेफली इन हर होम। एक दिन जो लेडी है उसको अपनी बहन के घर पे मिलने के लिए जाना होता है, तो वो बेयर को आराम से चेन में ही बंधा हुआ घर पर सेफली छोड़ जाती है। एज शी ऑलवेज डिड व्हेन गोइंग आउट, जैसा वो हमेशा करती है जब भी वो बाहर जाती है। एज शी वॉकड अलोंग द पाथ द बेयर फॉलोड हर सीक्रेटली। अब जैसे जैसे वो रास्ते में जा रही थी तो जो भालू है, वो बेयर है, वो उसका चुपचाप पीछा करता है। द लेडी अनअवेयर दैट इट वॉज हर पेट सडनली सॉ बेयर बिहाइंड हर एंड पैनिक। अब एकदम से उसको रियलाइज नहीं हुआ कि ये उसका पेट है, और एकदम से उसने पीछे बेयर को देखा और वो पैनिक हो गई, यानी डर गई। शी थॉट इट वॉज वाइल्ड एंड डेंजरस, उसको लगा कि वो वाइल्ड और डेंजरस है, यानी वो जंगली भालू है और खतरनाक। उसको रियलाइज नहीं हुआ कि वो उसका पेट ही है। अफ्रेड फॉर हर लाइफ, और उसको अपनी जान की अफ्रेड हो गई। शी रेज्ड एन आर अम्ब्रेला एंड बिगैन हिटिंग द बियर टू ड्राइव इट अवे। अब उसने एक अम्ब्रेला उठाया, अपनी छतरी उठाई और उसको मारना शुरू कर दिया ताकि वो उसको भगा दे। स्कोल्डिंग इट हार्शली एंड डिमांडिंग इट रिटर्न होम, उसने बुरी तरह उसको मतलब मारना शुरू कर दिया और कि वो वापस घर चला जाए। द बेयर सरप्राइजिंगली डिड नॉट अटैक हर एंड इवन ओबेड हर कमांड्स, और सरप्राइजिंगली जो भालू था उसने उसको अटैक भी नहीं किया और वो चला गया, उसने उसकी बात को मान लिया, उसके कहने को मान लिया। शोइंग कामनेस एंड रिस्ट्रेंट, और एकदम से मतलब शांत स्वभाव दिखाकर उसने उसकी बात मान ली। When the lady finally returned home, she was shocked to find that her real pet bear was still safely chained at home. अब जब वो घर आई तो उसको मतलब वो शॉक हो गई कि जो उसका रियल पेट है वो अभी घर पे है और चेन से बंधा हुआ है। उसको तो लगा रास्ते में वो उसका पेट ही है। Which meant the bear she had encountered on the road was a wild bear. जिसका मतलब है जो रोड पे जो उसको बेयर मिला था वो वाइल्ड बियर ही था, वो जंगली जानवर ही था, जंगली भालू था, वो रियल मतलब इसका पेट नहीं था। हाउएवर
even the wild bear had behaved in a way that did not harm her. और जो वो जंगली जानवर था, जंगली बेयर था, उसने भी ऐसे बिहेव किया कि उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा. Which amazed the lady, जिसने उस लेडी को बहुत हैरान कर दिया. This story illustrates that sometimes wild animals can show innocence, restraint and intelligence. ये स्टोरी हमें दिखाती है कि कभी-कभी जंगली जानवर भी इनोसेंस, मासूमियत दिखाकर और बुद्धिमत्ता यानी इंटेलिजेंस दिखाकर दिखा सकते हैं. वाइल ह्यूमंस में ओवर रिएक्ट आउट ऑफ फियर, जबकि जो ह्यूमंस हैं वो शायद ओवर रिएक्ट कर जाते हैं डर की वजह से. इट ऑल्सो हाईलाइट्स द आइडिया दैट एनिमल्स वेदर टेम्ड और वाइल्ड हैव फीलिंग्स एंड द कैपेसिटी टू एक्ट मॉरली इन देयर ओन वे. इस बात को भी दर्शाता है कि जो एनिमल्स हैं, चाहे वो पालतू हैं चाहे वो जंगली हैं, उनकी भी अपनी एक फीलिंग्स हैं और वो भी मॉरली एक्ट कर सकते हैं. Through this story, young readers learn important values such as empathy, understanding और respect for animals. इसमें हमें दिखाता है. And the lesson that one should not judge or fear without knowing the true nature of creature. जब तक हम किसी की बात का किसी इंसान का, किसी जानवर का ट्रू नेचर नहीं जानते तो हमें बहुत ज़्यादा रिएक्ट नहीं करना चाहिए. It also subtly emphasizes the contrast between human assumption and animal behavior. जैसा हम जंगली जानवरों के बारे में सोचते हैं और जैसा उनका बिहेवियर होता है, इसमें भी बहुत कंट्रास्ट दिखाया है. शोइंग दैट पेशेंस एंड ऑब्जर्वेशन आर नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड अराउंड अस. अपने आसपास के वर्ल्ड को समझने के लिए, जानवरों को, क्रिएचर्स को, नेचर को समझने के लिए हमें पेशेंस की और ऑब्जर्वेशन की जरूरत है. ठीक है, तो ये स्टोरी थी बेयर की, द बेयर स्टोरी. नेक्स्ट चलते हैं टाइगर इन द हाउस. चैप्टर 9 है अ टाइगर इन द हाउस. इसकी स्टोरी को पढ़ते हैं. A tiger in the house is about a man named grandfather who found a small tiger cub abandoned in the jungle and decided to bring it home and raise it with love and care. ये स्टोरी है एक टाइगर इन द हाउस. जो स्टोरी है वो एक आदमी की स्टोरी है, नेम्ड आफ्टर ग्रैंडफादर, जिसके दादा के नाम पे, जिसके दादाजी के नाम पे उसका नाम पड़ा है. Who found a small tiger cub, टाइगर कब यानी बच्चा, टाइगर का बेबी, abandoned in the jungle, जो मतलब अकेला छूट गया है और अकेले जंगल में घूम रहा है. decided to bring it home. अब उसने, आदमी ने डिसाइड किया कि वो उसको अपने घर लेकर आएगा. and raise it with love and care, और प्यार से और देखभाल से उसको बड़ा करेगा. the cub was named टिमोथी, और कब का जो नाम था वो क्या था? टिमोथी. आ सकता है, ध्यान रखना है पेपर में कि जो टाइगर इन द हाउस में जो कैरेक्टर है वो, उस कैरेक्टर का नाम क्या है, या फिर ये आ सकता है कि टिमोथी कैरेक्टर कौन सी स्टोरी में है. तो टाइगर इन द हाउस में है टिमोथी कैरेक्टर, टाइगर का नाम है टिमोथी. एंड ही बिकेम अ पार्ट ऑफ द फैमिली ग्रोइंग अप अलोंगसाइड अ मंकी एंड अ पपी. अब वो उसके घर पे आ जाता है, उसका नाम है टिमोथी, टिमोथी उसका नाम रख दिया जाता है. एंड ही बिकेम अ पार्ट ऑफ फैमिली, और वो उस फैमिली का हिस्सा बन जाता है, उनके साथ साथ बड़ा होता है मंकी के और पपी के साथ, क्योंकि मंकी भी वहां पर एक पेट है और एक पपी भी पेट है. Who were his playmates, जो उसके दोस्त होते हैं, उसके साथ खेलते हैं. At first Timothy was small, playful and affectionate and everyone loved watching him. पहले जब छोटा था तिमोथी तो वो बहुत प्लेफुल था, बहुत खेलता था, उछल कूद करता था, बहुत प्यारा लगता था, और everyone loved watching him, और सभी को उसको देखना, उसको खेलता हुआ देखना बहुत अच्छा लगता था. Interact with the other animals, और वो दूसरे एनिमल्स के साथ भी इंटरेक्ट करता था, तो सबको देखना उसको बहुत अच्छा लगता था. ग्रैंडफादर टुक केयर टू फीड हिम प्रॉपरली, और जो ग्रैंडफादर हैं वो भी उसकी बहुत देखभाल करते थे, उसको अच्छे से खाना खिलाते थे, उसको डिसिप्लिन सिखाते थे. एंड मेक हिम कंफर्टेबल इन द हाउस, और घर में एकदम कंफर्टेबल वो हो चुका था. एज टाइम पास टिमोथी ग्रू लार्जर एंड स्ट्रॉन्गर. जैसे जैसे टाइम निकलता है अब टिमोथी बड़ा हो गया है और अब स्ट्रॉन्ग हो गया है टिमोथी. ठीक है, टिमोथी ग्रू लार्जर एंड स्ट्रॉन्गर. सो जो टिमोथी होता है वो उसका फैमिली का ग्रुप बन जाता है, हमें पता है. और एक सेकेंड, यस. तो पहले पहले टिमोथी बहुत छोटा होता है तो सबको अच्छा लगता है, उसको देखना भी अच्छा लगता है, उसके साथ खेलना भी अच्छा लगता है. लेकिन बाद में जब टिमोथी बड़ा होता है, जब टिमोथी स्ट्रांग हो जाता है, बड़ा हो जाता है, देखने में बड़ा लगता है. एंड विद हिज साइज केम अ मोर वाइल्ड एंड डेंजरस नेचर. अब जो उसका जो साइज है भाई, वो भी क्योंकि वो वाइल्ड एनिमल है तो वो वाइल्ड जैसा दिखेगा भी, तो उसका जो जो साइज है वो भी बड़ा हो जाता है, थोड़ा सा उसका नेचर भी थोड़ा सा डेंजरस हो जाता है. डिस्पाइट हिज ग्रोथ ही रिटेन्ड सम ऑफ हिज इनोसेंस एंड प्लेफुलनेस. लेकिन अपनी जो ग्रोथ है उस जैसा, क्योंकि सभी वाइल्ड एनिमल्स का नेचर ऐसा हो जाता है, डेंजरस है,
या वाइल्ड, क्योंकि वो साइज में बड़े हो जाते हैं, देखने में वो थोड़े से डरावने लगते हैं कि हमें अटैक ना कर दें, क्योंकि वो वाइल्ड एनिमल्स हैं। लेकिन अपनी इतनी ग्रोथ होने के बावजूद भी उसके अंदर कुछ बचपना, कुछ इनोसेंस, कुछ मासूमियत, प्लेफुलनेस बची थी। एंड द बॉन्ड बिटवीन हिम एंड ग्रैंडफादर रिमेन स्ट्रॉन्ग, और उसके और दादाजी के बीच का जो बॉन्ड था वो बहुत स्ट्रॉन्ग था। However, it became clear and Timothy could no longer be safely kept at home due to his increasing strength and instincts as a tiger. अब ये क्लियर हो चुका था कि टिमोथी को इससे ज्यादा घर में नहीं रखा जा सकता, क्योंकि उसकी बढ़ती ताकत के चलते और इंस्टिंक्ट्स एज अ टाइगर, मतलब वो था तो टाइगर ही, तो सबको डर था कि कहीं वो अटैक ना कर दे। रिलक्टेंटली ग्रैंडफादर डिसाइडेड टू डोनेट हिम टू अ जू, तो ग्रैंडफादर ने डिसाइड किया कि वो उसको जू में डोनेट कर देंगे। There Timothy could be cared for safely and live in an environment suited for a tiger, जहाँ पर टिमोथी का देखभाल अच्छे से हो सकता है एंड लिव, और वो एक ऐसे एनवायरनमेंट में रह सकता है जो टाइगर के लिए सुटेबल है। Months later, grandfather visited the zoo and saw a tiger that recognized him immediately, showing the friendliness and familiarity. कई महीनों बाद ग्रैंडफादर जू में जाते हैं और वो एक टाइगर को देखते हैं जो उनको तुरंत पहचान जाता है, शोइंग फ्रेंडलीनेस, जो उनके साथ एक फ्रेंडलीनेस दिखाता है, और फेमिलियरिटी, जैसे वो उन पहले से जान पहचान है। ही वॉज टोल्ड बाय द जू कीपर दैट टिमोथी हैड एक्चुअली डाइड अ मंथ एगो, टिमोथी एक महीना पहले मर चुका है, विच meant दैट द टाइगर ही सॉ एंड इंटरेक्टेड वॉज द अनदर वन। तो इसका मतलब है जो टाइगर उसने देखा और जिस टाइगर से उसने बात की, दादाजी ने जिस टाइगर से बात की, वो टाइगर दूसरा था, कोई और टाइगर था। बट द बॉन्ड टिमोथी हैड लेफ्ट बिहाइंड रिमेन्ड विविड इन ग्रैंडफादर्स मेमोरी, लेकिन जो बॉन्ड टिमोथी का था अपने दादाजी के साथ, वो उसकी मेमोरी में रह गया। द स्टोरी ब्यूटिफुली शोज द डीप इमोशनल कनेक्शन दैट कैन डेवलप बिटवीन ह्यूमंस एंड एनिमल्स। इंसानों के बीच में और एनिमल्स के बीच में जो एक कनेक्शन है वो डेवलप हो सकता है, वो जो डेवलप होता है, ये स्टोरी उस कनेक्शन को दिखाती है, उस इमोशनल कनेक्शन को दिखाती है, हाईलाइटिंग इनोसेंस, लॉयल्टी एंड इंटेलिजेंस ऑफ वाइल्ड नेचर। यानी जो वाइल्ड नेचर है, जो एनिमल्स हैं, वो भी मासूम हो सकते हैं, लॉयल हो सकते हैं और होशियार भी होते हैं। It also teaches readers that love, care and respect for animals are essential even if circumstances require letting them go. Love, care और रिस्पेक्ट एनिमल्स के लिए बहुत जरूरी होते हैं, भले ऐसी सर्कमस्टांसेस आ जाए जब उन्हें कहीं भेजना भी पड़े, जब उन्हें जाना भी पड़े, लेकिन फिर भी ऐसे सर्कमस्टांसेस आते हैं। थ्रू टिमोथीज लाइफ, the story imparts lesson about responsibility, compassion, understanding the needs or other beings and the bittersweet reality of letting go for their well-being. टिमोथी की लाइफ से हम ये सीखते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में, कंपैशन के बारे में, और लाइफ की ज़रूरतों को समझने के बारे में कि दूसरों की ज़रूरतें भी अलग-अलग होती हैं। बिटर स्वीट रियलिटी है, यानी ये कड़वी भी है और मीठी भी है। बिटर स्वीट रियलिटी है लेटिंग गो फॉर देयर वेलबींग, यानी अप किसी के वेलबींग के लिए, यानी किसी के भले के लिए कई बार किसी को भेजना भी पड़ता है, विच मेक्स इट बोथ हार्ट वार्मिंग, जिससे थोड़ा दुख भी होता है, एंड इंस्ट्रक्टिव फॉर द रीडर्स, और रीडर्स के लिए इंस्ट्रक्टिव भी है, यानी हमें कुछ बात सिखाता भी, कई बार दूसरों के भले के लिए चीजें हमें छोड़नी भी पड़ती हैं। तो ये स्टोरी थी टिमोथी की, जिसका नाम था अ टाइगर इन द हाउस। नेक्स्ट चैप्टर एंड द लास्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक इज एन एलियन हैंड। अब पढ़ते हैं एलियंस के बारे में। The story Alien Hand is about a young boy named Tillu who lives on Mars with his family in an underground city because the surface of the planet is harsh and uninhabitable. ये स्टोरी है, जो एलियन हैंड स्टोरी है, वो है एक लड़के की कहानी जिसका नाम है टिल्लू, जो मार्स पे रहता है अपनी फैमिली के साथ, अंडरग्राउंड सिटी में रहता है, क्योंकि जो सरफेस है मार्स का वो इतना हार्श है और इनहैबिटेबल है, यानी वहां पर सर्वाइवल मुश्किल है। Tillu's father is a scientist who maintains important machines that keep the underground civilization running smoothly and ensure the safety and survival of the community. टिल्लू के जो फादर हैं वो एक साइंटिस्ट हैं, और जो मशीन्स हैं उनको मेंटेन करते हैं, इंपॉर्टेंट मशीन को, वो मशीनें जो अंडरग्राउंड सोसाइटी उन्होंने बसा रखी है, वो सोसाइटी आराम से सर्वाइव कर सके, उस सोसाइटी के सर्वाइवल और सेफ्टी के लिए वो मशीन्स को मेंटेन करते हैं।
Tillu, being curious and intelligent boy, is always eager to explore and learn more about the world around him. जो टिल्लू है वो बहुत क्यूरियस है और बहुत इंटेलिजेंट है और हमेशा उसको ये इच्छा रहती है, वो जिज्ञासु इच्छुक रहता है टू एक्सप्लोर एंड लर्न अबाउट द वर्ल्ड अराउंड हिम। उसके आसपास जो वर्ल्ड है उसके बारे में वो एक्सप्लोर करे, उसको सीखे, उसको जाने समझे। डिस्पाइट द स्ट्रिक्ट रूल्स एंड डेंजर्स ऑफ द मार्शियन सरफेस, जबकि उसको पता है कि रूल्स भी बहुत स्ट्रिक्ट हैं और खतरा भी बहुत है उस सरफेस पे। One day, Tillu's curiosity leads him to sneak into a forbidden passage that goes closer to the surface. एक दिन टिल्लू अपनी क्यूरियोसिटी के चलते एक पैसेज में चला जाता है, पैसेज यानी एक रास्ता जो कि मार्शियन सरफेस के बहुत पास उसको ले जाता है। ही इज कॉट एंड वार्न्ड अबाउट द डेंजर्स, उसको वो पकड़ा जाता है और उसको वार्न भी किया जाता है खतरों के बारे में कि वहां पर काफी डेंजर है। बट हिज इंक्विसिटिव नेचर डज नॉट डिमिनिश, लेकिन उसका ना मानने वाला जो व्यवहार है वो नहीं माना, मतलब वो चला गया वहां पर। सून आफ्टर स्ट्रेंज स्पेसक्राफ्ट फ्रॉम अर्थ अपीयर नियर मार्स, जल्दी ही उसको एक बहुत स्ट्रेंज अजीब सा स्पेसक्राफ्ट दिखा जो अर्थ से आ रहा था मार्स की तरफ। एंड द मार्शियन इनहैबिटेंट्स आर अलार्म, और जो मार्शियन के जो इनहैबिटेंट्स हैं, जो हैबिटेंट्स हैं, जो रहने वाले हैं, जो लोग हैं, उनको अलार्म कर दिया गया, उनको बता दिया गया। फियरिंग दैट दीज विजिटर्स माइट पोज थ्रेट, मतलब एक अलार्म दे दिया गया उनको कि शायद हो सकता है जो विजिटर्स आ रहे हैं ये उनके लिए खतरा भी हो सकते हैं। टिल्लू's फादर एंड अदर साइंटिस्ट केयरफुली ऑब्जर्व द अर्थ शिप, टिल्लू के जो फादर हैं, जो दूसरे साइंटिस्ट हैं, वो बहुत ध्यान से इस अर्थ शिप को देख रहे हैं। डिस्कसिंग हाउ टू अप्रोच द सिचुएशन विद कॉशन एंड इंटेलिजेंस, अब वो डिस्कस कर रहे हैं हाउ टू अप्रोच द सिचुएशन विद कॉशन एंड इंटेलिजेंस, यानी इस सिचुएशन को समझदारी से और एकदम सतर्कता से कैसे संभाला जाए। द स्टोरी हाईलाइट्स हाउ क्यूरियोसिटी, डिसिप्लिन एंड साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन आर क्रूशियल फॉर सर्वाइवल। ये स्टोरी हमें दिखाती है कि क्यूरियोसिटी यानी कुछ जानने की इच्छा और डिसिप्लिन से चलना और साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन सर्वाइवल के लिए कितने जरूरी हैं, स्पेशली इन अननोन एंड पोटेंशियली डेंजरस सिचुएशन। ऐसी सिचुएशन में जो पोटेंशियली डेंजरस यानी जिनमें खतरा हो सकता है और अननोन है। टिल्लू's adventures and his father's careful guidance show the balance between curiosity and responsibility. टिल्लू के एडवेंचर और उसके फादर के जो केयरफुल गाइडेंस है, जो उसको समझाना है, वो एक बैलेंस दिखाता है, क्यूरियोसिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच का बैलेंस हमें दिखाता है। फ्रीडम एंड सेफ्टी के बीच का बैलेंस एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग अदर्स बिफोर रिएक्टिंग, दूसरों को समझना चाहिए हमें रिएक्ट करने से पहले। मतलब ये किस कॉन्टेक्स्ट में बोला गया है, क्योंकि अर्थ से जो शिप आया था वो डायरेक्ट उसको अटैक भी कर सकते थे, लेकिन वो पहले उसको समझने की कोशिश कर रहे थे, हो सकता है जरूरी नहीं वो हमें हार्म ही करने के लिए आए हों। द स्टोरी एंड्स विद द मैसेज ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, और जो स्टोरी है वो पीसफुल कोएग्जिस्टेंस के मैसेज के साथ खत्म होती है। Learning from new experiences and the value of knowledge and careful observation, emphasizing that while curiosity drives progress and discovery, it must be combined with wisdom, discipline and respect for other beings. ये स्टोरी हमें ये सिखाती है कि नॉलेज की जो वैल्यू है, केयरफुल ऑब्जर्वेशन की कितनी वैल्यू है, नए नए एक्सपीरियंसेस से हमें सीखना चाहिए। एम्फसाइजिंग दैट वाइल क्यूरियोसिटी ड्राइव्स प्रोग्रेस एंड डिस्कवरी, क्यूरियोसिटी से प्रोग्रेस होती है और डिस्कवरी आती है, हमें सबको पता है। जब हमें नया जानने की कुछ इच्छा होती है, वहीं से हम कुछ नया, कुछ ना कुछ इन्वेंट करते हैं, कुछ नया अपनी लाइफ में करते हैं। इट मस्ट बी कंबाइंड विद विजडम, लेकिन उसके साथ साथ विजडम, डिसिप्लिन एक लाइफ में और दूसरे बीइंग्स के लिए रिस्पेक्ट जरूर मेंटेन रहनी चाहिए। थ्रू टिल्लू's perspective, readers understand that science, exploration and empathy are all essential qualities for dealing with challenges in life. टिल्लू के इस पर्सपेक्टिव से रीडर्स को ये समझ में आता है कि जो साइंस है, एक्सप्लोरेशन है, यानी नया सीखना, नया जानना, कुछ नया इन्वेंट करना, उसके साथ साथ एम्पैथी भी बहुत एसेंशियल है। दूसरों के टर्म्स में, दूसरों के सिचुएशंस में अपने आप को रख के महसूस करना, ये भी बहुत जरूरी है लाइफ की चैलेंजेस के लिए, लाइफ की मुश्किलों के साथ डील करने के लिए। एंड विद अनफेमिलियर बीइंग्स वेदर ऑन अर्थ और बियॉन्ड, और जो अनफेमिलियर बीइंग्स हैं, अपने अर्थ के तो हम लोगों को जानते हैं, क्रिएचर्स को जानते हैं, लेकिन हो सकता है अर्थ के अलावा भी जो प्लैनेट्स है, क्योंकि हम सब तक नहीं पहुंच पाए हैं, वहां भी कोई क्रिएचर्स होते हैं। कल को वहां से अगर कोई स्पेसशिप आ जाता है हमारे अर्थ में, तो हम सीधा उनको अटैक करके मार नहीं देंगे। हमें अनफेमिलियर बीइंग से, जिसको हम जानते नहीं हैं,
उनकी तरफ भी एम्पैथी दिखानी चाहिए और उनको भी समझना चाहिए, चाहे वो अर्थ से हो चाहे वो अर्थ के बाहर से हो। इस नोट के साथ स्टोरी का और इस बुक का एंड होता है। कंप्लीट हो गई है हमारी बुक एन एलियन हैंड। इसकी जो सेकंड बुक है उसकी क्लास हम कल करेंगे। सेकंड बुक है इसकी हनीकॉम। हनीकॉम की क्लास हम कल करेंगे, जिसमें हम पोएम्स भी करेंगे और चैप्टर्स भी करेंगे। आई होप आपको पसंद आई होगी ये बुक और मेरा एक्सप्लेनेशन स्टाइल। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड प्लीज़ शेयर विद द नीडी स्टूडेंट्स, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये मेरा जो कंटेंट है वो जितने लोगों तक पहुँचे, जितने लोगों की हेल्प कर सके, उतना ही आप लोगों के लिए भी अच्छा और मेरे लिए भी अच्छा है। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।